अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल। पहले थोड़ा डेफिनेशन है, उसके बाद प्रोविजन शुरू होंगे। डेफिनेशन में 2 सबसेक्शन 51 है की मैनेजरियल पर्सनल। तो सीईओ, एमडी, मैनेजर मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर, फिर सीएस, फिर सीएफओ कंपनी सेक्रेटरी एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, होल टाइम डायरेक्टर डब्ल्यूटीडी। एंड एक और है बीओडी के एक लेवल नीचे वाला, तो ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर्स हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड डेजिग्नेटेड एज केएमपी बाय द बीओडी। वो जो डायरेक्टर के नीचे वाले लेवल पे होगा बंदा, शायद वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट या कोई भी नाम से, फाइनेंस हेड, ये वो कोई भी नाम से होने दो, बीओडी के एक लेवल नीचे है वो बंदा एंड उसको केएमपी बोला गया है। बीओडी उसको डेजिग्नेट करता है कि भाई तू आज से केएमपी है, तो बीओडी ने बोला तू केएमपी है तो तू केएमपी है। फिर 2 सबसेक्शन 53 मैनेजर। मैनेजर एंड उसके बाद आएगा एमडी, वो दोनों बहुत सिमिलर है। तो पहले मैनेजर। मैनेजर इज एन इंडिविजुअल हैविंग मैनेजमेंट ऑफ होल और सब्सटैंशियली होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू सुपरिंटेंडेंस और डायरेक्शंस ऑफ द बीओडी। याद रखना, एमडी हो, मैनेजर हो, डब्ल्यूटीडी हो, कोई भी हो, वो बीओडी के एक लेवल नीचे। आई एम नॉट सेइंग एक लेवल नीचे, बीओडी का पार्ट होगा वो बिकॉज वो डायरेक्टर है, बट बीओडी का उसके ऊपर सुपरिंटेंडेंस होता है। मतलब कि बीओडी बेसिकली क्या करता है, बीओडी उसको इंस्ट्रक्ट या डायरेक्ट वगैरह कर सकता है। तो उसके नीचे ही आते हैं मैनेजर बोलो, एमडी बोलो, होल टाइम डायरेक्टर बोलो, कोई भी बोलो। सो बेसिकली बीओडी का बात सुनना पड़ेगा उसको। नाउ ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल है जिसको एक सब्सटैंशियली होल या होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी मैनेज करने बोला है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ डायरेक्टर or any other person occupying the position of manager by whatever name called under a contract of service or not। मतलब एक बंदा है, वो एक्चुअली उसका पोस्ट मैनेजर नहीं लिखा है, बट ही डज द सेम थिंग। क्या करता है वो, सब्सटैंशियली होल या होल ऑफ द कंपनी का अफेयर्स जो है वो मैनेज वगैरह करता है। एंड वेदर वो डायरेक्टर हो या ना हो कोई बात नहीं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस किया हो या नहीं किया हो कोई बात नहीं, बट अगर वो काम कर रहा है ना तो वो मैनेजर कहलाया जाएगा अंडर दिस सेक्शन। तो कोई भी नाम से होने दो, अगर वो ये सब काम कर रहा है तो ही विल बी अ मैनेजर। फिर एग्जांपल्स, तो पहला एग्जांपल था मिस्टर ए इज द हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसको हम मैनेजर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है ना, ही शुड बी मैनेजिंग द कंपनी, एक डिपार्टमेंट नहीं भाई, तो वो मैनेजर नहीं कहलाया जाएगा। सिमिलरली मिसेस ए है एक, शी कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द होल कंपनी बट शी इज नॉट अ डायरेक्टर, चलेगा क्या? हाँ, शी कैन बी अ मैनेजर, क्योंकि मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है, कोई भी पर्सन चलता है। उसके बाद 2 सबसेक्शन 54 मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर entrusted with same substantial powers of management of affairs of the company by virtue of, उसको किसने ये पावर दिया है, कैसे उसको पावर मिला है? तो बाय एओए ऑफ द कंपनी या अग्रीमेंट विद द कंपनी या फिर रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी एट जनरल मीटिंग और बाय द बीओडी, मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा या कोई भी कंपनी में या कोई भी कंपनी के जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया होगा, इसके द्वारा उसको ये पावर दिया गया है कि भाई आज से तेरे ये पावर्स है। And it includes the director who occupies the position of MD by whatever name called। Again, एक डायरेक्टर है जो MD टाइप काम करता है, उसको खाली पोस्ट MD का नहीं दिया था, तो बाय डिफॉल्ट वो भी MD हो जाएगा। और भी है सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है ना, इट शैल नॉट इंक्लूड पावर्स टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स ऑफ रूटीन नेचर। ये डे टू डे बेसिस पे जो छोटा मोटा काम रहता है ना, उसको तुम सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट नहीं बोल सकते। क्या क्या आता है उसमें? तो SADD करके एक आंसर है, सैड। तो साइन शेयर सर्टिफिकेट्स, अफिक्स कॉमन सील ऑफ द कंपनी टू डॉक्यूमेंट्स, ड्रॉ एंड एंडोर्स चेक और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये सब चिंदी चिंदी काम है ये सैड SADD वाले। अगर कोई ये सब करता है तो वो MD है क्या? नहीं, मतलब ये सब है ना एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, ये किसी और को चिपका सकते हो। सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट इससे बहुत कहीं बड़ा होता है। एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज एन एडिशनल डायरेक्टर हैविंग सब्सटैंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। क्या वो MD कहलाएगा? हाँ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं बोला है कि एडिशनल डायरेक्टर कैन नॉट बी MD। अरे कोई भी वुमेन डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट, कोई भी MD बन सकता है अगर उसको पावर दिया है तो। Mrs. A is MD, but later she resigned as a director
तो भाई बाय डिफॉल्ट शी सीजेस टू बी एमडी, क्योंकि एमडी होने के लिए पहले तुमको डायरेक्टर होना है, डायरेक्टरशिप से अगर तुम निकल गए तो एमडीशिप से भी निकल गए। अच्छा इधर हाँ एक केस अपन ने देखा था, याद करो, इधर मैं पूछा था कि अगर मिसेस ए जो है, समझो वो एमडी है, ठीक है, लेटर शी रिजाइन एज अ डायरेक्टर, फिर भी मुझे मिसेस ए का सर्विसेज चाहिए, तो एमडी का पोस्ट तो उसका निकल चुका है, बट तुम उसको मैनेजर अपॉइंट कर लो ना, मैनेजर नीड नॉट बी अ डायरेक्टर, तो उसको तुम मैनेजर अपॉइंट कर लो। एंड ऑफ कोर्स बीओडी विल एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एमडी, बीओडी का ही सुपरिंटेंडेंस रहेगा सबके ऊपर। फिर टू सबसेक्शन 78 रेम्यूनरेशन के ऊपर है। इट इंक्लूड्स मनी और इट्स इक्विवेलेंट गिवन टू एनी पर्सन फॉर हिज सर्विसेज, पैसा दो या और कुछ दो, परक्यूजिट्स वगैरह दो, सब चलेगा। एंड इट इंक्लूड्स परक्यूजिट्स डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, सैलरी वाला चैप्टर जो है ना उसमें। होल टाइम डायरेक्टर टू सबसेक्शन 94 में, डायरेक्टर इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। और भी थे डेफिनेशन जैसे सीए, सीएफओ, सीईओ वगैरह, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अ पर्सन अपॉइंटेड एज सीएफओ इज अ सीएफओ, अ पर्सन अपॉइंटेड एज सीईओ इज अ सीईओ, ऐसा सब डेफिनेशन था, तो जाने दो। फिर 196 अब मेन चैप्टर शुरू होएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ, सिर्फ 3 लोग हैं इधर, कंफ्यूज नहीं चाहिए, इधर और कोई भी नहीं चाहिए, सिर्फ 3 लोगों के बारे में पूरा सेक्शन है। 196 अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। 196 सबसेक्शन 1 बोलता है कंपनी शैल नॉट अपॉइंट और एम्प्लॉय एमडी एंड मैनेजर एट द सेम टाइम। एक दिन पे या एक टाइम पे ऑफ द ईयर एक कंपनी में एमडी के साथ साथ मैनेजर नहीं हो सकता, बट एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, इधर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब एक एमडी एक डब्ल्यूडीडी वो चलेगा, बट एक एमडी एक मैनेजर कतई नहीं, नहीं चलेगा एट द सेम टाइम। अच्छा 6 महीना अगर एमडी रखा और उसके बाद समझो 1 महीना गैप है और उसके बाद 5 महीना मैनेजर रखा, वो एमडी छोड़ के चला गया रहेगा, ये चलेगा, क्योंकि एट द सेम टाइम नहीं हो रहा है ना दोनों, ये चलेगा। फिर टेनोर सबसेक्शन 2 वाला बोलता है कि मैक्सिमम 5 इयर्स एट अ टाइम टेनोर होगा, रीअपॉइंटमेंट वगैरह पे कोई ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो तुम 5+5+5+5 टिल द टाइम यू डाई, याद रखना ये, तब तक तुम अपॉइंट हो सकते हो। बस इतना ही है कि आगे जाके तुमको एक एज का रूल आएगा, उस 70 वाला, 70 टच हुआ तो एसआर लगता है, वहां पे फिर तुम देख लेना, बट अपार्ट फ्रॉम दैट 5+5+5+5 टिल यू डाई बिंदास। Reappointment shall not be made earlier than 1 year before the expiry of current term। ये तुम्हारा एक टर्म खत्म होने आ रहा है ना, तो तुम रीअपॉइंटमेंट कभी, तुम्हारा रीअपॉइंट कभी हो सकता है, तो 4th ईयर खत्म हुआ ना और 5th ईयर शुरू हुआ, ये देखो ये इतना, 4th खत्म हुआ और समझो 5th ईयर शुरू हुआ, टिल द टाइम 5th ईयर खत्म होता है, मतलब इन शॉर्ट ऐसे देखो तो इन द 5th ईयर, और 5th ईयर शुरू होकर खत्म हुआ ना, उस दौरान तुम रीअपॉइंट हो सकते हो फॉर 6 से लेके 10th ईयर। तो 6 से लेके 10 तक तुम रीअपॉइंट हो सकते हो, कभी 5th ईयर में ही इटसेल्फ, इन द लास्ट ईयर, बट उसके पहले रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। फॉर योर इन्फो, अपॉइंटमेंट एज एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर फॉर लाइफ टाइम इज प्रोहिबिटेड। चाहे प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, लाइफ टाइम के लिए एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर बनना नॉट अलाउड, क्योंकि यही पॉइंट में बोल दिया ना, 5 इयर्स एट अ टाइम। फिर सबसेक्शन 3 आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बनना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बोला है 196 सबसेक्शन 3 देखो, उसमें सिका करके एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें इन एलिजिबिलिटी लिखा है कि अगर तुम सिका में आए तो यू आर इन एलिजिबल। फिर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 बोलता है आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है, उल्टा लिखा है, इधर इन एलिजिबल इधर एलिजिबल। एंड 164 तो चुपके से अप्लाई करना ही वाला है ना, क्योंकि पहले तुम डायरेक्टर हो फिर एमडी बनते हो, तो अगर डायरेक्टर हो तो 164 तो बाय डिफॉल्ट अप्लाई करना है, तो वो फर्स्ट वाले चैप्टर में देखने का। 196 सबसेक्शन 3 से शुरू करने का, इन एलिजिबल कौन कौन है, तो एस, ही सस्पेंडेड पेमेंट टू हिज क्रेडिटर्स और हैज मेड कॉम्पोजिशन या सेटलमेंट एट एनी टाइम, किसी का पैसा नहीं दिया या सेटलमेंट वगैरह ट्राई किया, टाइम एक्स्ट्रा मांगा, वट एवर। adjudged insolvent at any time। C से आएगा convicted at any time by court and sentenced for more than 6 months। A से आएगा एज, एज बिलो 21 है और अटेंड 70 है, 21 के नीचे है तो नहीं बन सकता, अच्छा 21 टच हो गया तो बन सकता है। अटेंड 70 और मोर, मतलब अगर 70 टच हुआ तो नहीं चलेगा, 71 है तो भी नहीं चलेगा, तो ऐसे लेस देन 21 और एटलीस्ट 70, ये ध्यान से देखना, लेस देन 21 एंड 70 और मोर, तो ये इनएलिजिबल हो गया।
बट एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन है ना सिर्फ 70 वाले के लिए, 21 के नीचे वाले के लिए नहीं है। तो अगर 70 इयर्स अटेन हो गया तो ऑप्शन 1 पास स्पेशल रेजोल्यूशन एंड अपॉइंट हिम। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो रहेगा ना ऑफ द नोटिस ऑफ द मीटिंग, मतलब वो नोटिस देने का एसआर पास करवाने के लिए, तो नोटिस में लिख देने का तुमको जस्टिफिकेशन कि ये बंदा हमको क्यों चाहिए। ऑप्शन 2 ये है कि चलो एसआर कुड नॉट बी पास्ड बट ओआर टाइप हो गया था सिचुएशन, मतलब वोट्स इन फेवर हैड एक्सीडेड वोट्स अगेंस्ट, लाइक ओआर। अगर ये सीन हुआ तो सीजी का अप्रूवल ले लो तुम। बीओडी अप्लाई करेगा टू द सीजी, मतलब वो पर्सन जो एमडी वगैरह बनने वाला वो नहीं, वो तो एनीवे 70 का हो गया यार, उसको अभी रेस्ट करने का उम्र है, तो बीओडी विल अप्लाई ऑन हिज बिहाफ। फिर आता है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5, एलिजिबिलिटी। तो विदाउट सीजी अप्रूवल आईडीआर, ये 3 पॉइंट में तुम एलिजिबल हो। पहला आई, ही हैज नॉट बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट और फाइन ऑफ मोर देन 1000 फॉर कन्विक्शन ऑफ 19 एक्ट्स। मतलब ये 19 एक्ट में अगर तुमको जेल नहीं हुआ है या समझो फाइन मोर देन 1000 नहीं हुआ है ना, तो चलेगा, यू कैन बी अपॉइंटेड। कौन से एक्ट्स है, तो आधे जो है वो तुम्हारे सीए फाइनल में तुमने सुने हुए हैं। कंपनीज एक्ट, सेक्रा, इनकम टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स, कस्टम्स, आईबीसी, जीएसटी, फेमा, सेबी, पीएमएलए, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज वाला, कंपटीशन एक्ट, एक्साइज। फिर इंडियन स्टैंप एक्ट, इंडस्ट्रीज एक्ट, फूड अडल्ट्रेशन का है एक, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट बोलते हैं उसको, एसेंशियल कमोडिटीज का एक्ट है, फॉरेन ट्रेड का एक्ट है, एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ये सबसे रिसेंट वाला 2018 वाला। तो ये सब एक्ट में तुमको जेल नहीं होना चाहिए और मोर देन 1000 का फाइन नहीं होना चाहिए। अच्छा, फाइन एग्जैक्ट 1000 का हुआ रहेगा ना कभी, तो चलेगा, वो फिर भी एलिजिबल हो जाएगा। बट हाँ, अगर मोर देन 1000 हो गया तो वो इन एलिजिबल हो गया। ये था आई। उसके बाद डी। डी में लिखा ही हैज नॉट बीन डिटेन्ड फॉर एनी पीरियड अंडर कोफीपोसा, क्यूट नेम है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। डिटेन मतलब क्या, तो वही कस्टडी वगैरह में ले लेता ना, अभी जैसे अर्नब गोस्वामी का चल रहा है वही टाइप। फिर आर, ही मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट है तो वो एलिजिबल है। अच्छा, रेसिडेंट का मीनिंग यहाँ पर अलग है, वो बोलता है ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर कंटिन्यूअस 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, मतलब लास्ट ईयर में, आज अपॉइंटमेंट है तो आज से 1 साल पहले तक नॉन स्टॉप 12 महीने इंडिया में ही रहा है। एंड अगर समझो कोई बाहर से आता है, एक छोटा एक्सेप्शन, हु हैज कम टू इंडिया फॉर स्टे फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वोकेशन इन इंडिया, ये चलेगा, ये बंदा रेसिडेंट माना जाएगा, मतलब बाहर का बंदा है, इंडिया आ रहा है ना, चलेगा। बट जो एनआरआई है, एनआरआई शैल एंटर इंडिया ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग एम्प्लॉयमेंट वीजा फ्रॉम कंसर्न इंडियन मिशन अब्रॉड। मतलब अगर समझो ये बंदा जो है यूएस से आ रहा है, ठीक है, यूएस का बंदा है, गोरा है, तो वो क्या करेगा पता है, यूएस में ना अपना एक इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड है, ये इंडियन एम्बेसी के पास जाएगा और ये इंडियन एम्बेसी जो है ना वो एनआरआई को क्या देगा, एक एम्प्लॉयमेंट वीजा देगा। कैसे मिलेगा वीजा, तो थोड़ा डिटेल देना पड़ेगा, लाइक प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होगा, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह वगैरह। बट ये रेसिडेंट वाला पॉइंट है ना, इट वोंट अप्लाई टू कंपनीज एट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, मतलब एसईजेड में अगर मुझे एमडी बनना है और मैं अगर यूएस का बंदा हूं, बिंदास चलेगा, बट अदर देन दैट नहीं चलेगा, सीजी का अप्रूवल लगेगा। शेड्यूल 5 में है ना अपन, तो इधर अगर आईडीआर में फॉल नहीं होते हो तो सीजी का अप्रूवल लगेगा, ऐसा नहीं बोला है कि डायरेक्टली नॉट अलाउड है, सीजी का अप्रूवल लगेगा। प्रोसीजर क्या है, 196 सबसेक्शन 4 ने बोला प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन shall be approved by BOD at board meeting and shareholder at general meeting by resolution, दोनों लगेगा, BR at BM and shareholders general meeting में by resolution, मतलब क्या, OR, स्पेशल नहीं लिखा है, मतलब ऑर्डिनरी होता है वो। ओके, इफ अपॉइंटमेंट वेरीज विद पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5, वेरी कैसे होएगा, तो वो आई डी और आर, ये 3 पॉइंट था ना, अगर उसमें वेरी करता है तो सीजी का अप्रूवल लगेगा। तो अप्लाई वाया फॉर्म MR2 विद इन 90 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट पहले होगा और उसके बाद तुमको अप्रूवल लेना है, प्रायर अप्रूवल नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा, नहीं लेना है, बिकॉज जब भी तुम अपॉइंट हुए हो उसके बाद ही तुम ये MR2 जो है ना उसको साइन वगैरह कर पाओगे। तो 90 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट MR2 कर दो। अच्छा, कोई भी कैसे भी अपॉइंट हुआ हो उसको MR3 फाइल करना होगा विद इन 60 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट। फिर सबसेक्शन 5, वैलिडिटी ऑफ एक्ट,
क्या होता है, पहले बोर्ड मीटिंग में एक बंदा एमडी जैसा अपॉइंट हो गया, ठीक है, उसके बाद जनरल मीटिंग रखेंगे, उधर अप्रूव करवाना है उसको। तो समझो जनरल मीटिंग में अप्रूव ही नहीं हुआ, बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट हुआ था 1 अप्रैल को, जनरल मीटिंग समझो रखा है ये लोग ने 30 अगस्त को, तो ये इस दौरान अप्रैल से लेके अगस्त तक वो उसने काम तो किया ना, तो वो सारे एक्ट्स जो है ना वो वैलिड होंगे, इवन इफ इट इज नॉट अप्रूव्ड एट जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में जब ये अप्रूव नहीं हुआ ना तभी उसको निकाल दो, बट तब तक के जो भी काम उसने किए हैं एवरीथिंग विल बी वैलिड। 196 सबसेक्शन 2 जो था ना, दैट वोंट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी, एंड 196 सबसेक्शन 4 एंड 5 जो है दैट वोंट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी, जिसने ऑफ कोर्स ये डिफॉल्ट वगैरह नहीं माना है। उसके बाद 197 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरऑल मैक्सिमम रेम्यूनरेशन, मैनेजरल रेम्यूनरेशन, एमआर बोलेंगे इसको। तो ओवरऑल कितना तुम मैक्स दे सकते हो, पहली बात तो ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए अप्लाई करेगा। एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट रहेगा या इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट रहेगा, 197 कुछ ना कुछ बोलेगा। मतलब प्रॉफिट है तो भी 197 देखो, प्रॉफिट नहीं है तो भी 197 देखो, बट उसके अंदर है ना शेड्यूल 5 का पार्ट इधर अलग लगेगा, इधर अलग लगेगा, तो अपन देखेंगे सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऐसा आएगा अलग अलग। 197 सब सेक्शन 1 वो बोलता है ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरल रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। अच्छा सारे डायरेक्टर्स आ गए इधर, नॉट ओनली केएमपी, सारे डायरेक्टर्स एंड इवन एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर पर फाइनेंशियल ईयर। ये कौन बोलता है, सेक्शन 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5। देखो क्या बोलता है वो, पर्टिकुलर्स, फिर ये मैक्सिमम एमआर परसेंटेज और उसके एक्सेस में देना है तो क्या चाहिए। तो ओवरऑल लिमिट जो है ना ये पूरा हम नीचे पढ़ेंगे ना, उसके बाद तुम परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके ओवरऑल लिमिट तुमको आएगा 11%। तो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इज द ओवरऑल लिमिट। अगर उसके ऊपर जाना है तो कंपनी में ऑथराइज एट जनरल मीटिंग सब्जेक्ट टू शेड्यूल 5। मतलब यहाँ पर ऑथराइज बोला है तो हिडनली यहाँ पर OR@GM आ जाएगा, बट नीचे है ना सब जगह पे SR आने वाला है, सो बी केयरफुल। तो कंपनी में ऑथराइज एट जनरल मीटिंग 11 के ऊपर देना है। तो अब मेन है कि भाई 13510 क्या होता है, तो देर इज ओनली 1 MD, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर, मतलब तीनों में से कोई भी एक ही है समझो। तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ दैट फाइनेंशियल। अच्छा ये किसको मिलेगा, तो उसी को, एक बंदा जो है ना उसी का बात हो रहा है, एक एमडी है तो उसको 5% तक दे सकते हो। बट अगर मोर देन 1 MD, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर है, मतलब शायद समझो एक एमडी है एक होल टाइम डायरेक्टर है, समझो दो लोग हैं, तो दोनों को मिला के 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। एग्रीगेट मतलब वही 2 3 4 जितने भी लोग हैं ना सबको मिला के दे देना। फिर रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स हु आर नॉट एमडी और होल टाइम डायरेक्टर। अब एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर खत्म हो गया, वो ऊपर हो गया। सेकेंड पॉइंट में था कि एटलीस्ट, या एटलीस्ट क्या, एटलीस्ट नहीं, 1 MD, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर है तो 5, मोर देन 1 है तो 10। अब उन तीनों को छोड़ दो, उसके अलावा डायरेक्टर्स होते हैं ना नॉर्मल, उनका बात कर रहे हैं। तो उनके केस में ऐसा है कि 1% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ दैट FI इफ कंपनी हैज एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। मतलब कंपनी में एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर है ना, तो तुम डायरेक्टर को एक ही दे सकते हो। बट अगर समझो कंपनी हैज नो एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, तो 3 दे सकते हो। तो काम अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाएगा ना। अगर एमडी वगैरह है तो डायरेक्टर को सिर्फ एक देने का, बट एमडी नहीं है मतलब डायरेक्टर बहुत काम करते रहेंगे तो उनको 3 देने का। ओके, और 5 10 1 3 जो भी है उसके ऊपर जाना है तो कंपनी शुड ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट, मतलब 11 वाले के लिए एसआर नहीं चाहिए, ठीक है, यहां पर एसआर चाहिए। थोड़ा बहुत पॉइंट्स था, पहला कि नेट प्रॉफिट क्या होता है, तो एज पर 198 देखना, बट 198 में है ना तुम पूरा कैलकुलेशन देखोगे, उसमें से एक चीज माइनस मत करना, विदाउट डिडक्टिंग रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर। डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन देते हो ना 198 कुछ बोलेगा, और बट यहाँ पर बोल दिया है कि यहाँ पर जो भी तुम एनपी वापरो 198 का, बस इतना ध्यान रखना कि उसमें रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर माइनस नहीं किया। फॉर मोर देन 11% वाला है ना, एसआर इज नॉट नीडेड, ये एक याद रखना, ओनली ओआर विल सफाइस। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट मारा है 4 लोगों को, कौन 4 लोग, बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनसीडी होल्डर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर, एंड एनी अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड का बात नहीं किया है, ओनली सिक्योर्ड, देन देयर अप्रूवल शैल बी ऑब्टेन्ड बिफोर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ कंपनी एट जीएम। मतलब ये जो ऊपर पूरा पढ़ा ना तुमने 1 3 5 10 11 जो भी है, अगर कंपनी का अप्रूवल लगता है, ओआर हो या एसआर हो जो भी है,
उसके पहले तुमको जिसको तुमने डिफॉल्ट मारा है ना एचआर में से उसका अप्रूवल लगेगा. And all the above percentages are exclusive of sitting fee under 197 subsection 5. मतलब सिंपल एग्जांपल समझो, तुम यहां पर फॉल होते हो 5% वाले में. समझो तुम्हारा नेट प्रॉफिट है 1 करोड़, तुमने जो एमडी है ना, एक सिंगल एमडी, उसको 5 लाख दिया, बट उसके साथ साथ तुमने उसको 1 लाख का सिटिंग फी भी दिया है, तो क्या ये चलेगा? तो आंसर इज यस, ये चलेगा. क्यों चलेगा? क्योंकि 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, उसका 5% 5 लाख तुमने दिया है यहाँ पर, विच इज ओके, परमिसिबल. 1 लाख का जो फी ओवर एंड अबाव है ना, नीचे क्या लिखा है कि दीज परसेंटेजेस 5 10 वगैरह, इट विल नॉट इंक्लूड सिटिंग फी. तो ओवर एंड अबाउ दैट मैं सिटिंग फी उसको दे सकता हूँ 197 सबसेक्शन 5 के हिसाब से, ये चलेगा. फिर एक एग्जांपल था कि अगर एक एमडी है, 2 होल टाइम डायरेक्टर है, 4 डायरेक्टर है मेरी कंपनी में. एक एमडी, 2 होल टाइम डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर. तो देखो ये दोनों के केस में आ गया ना मोर देन 1 एमडी होल टाइम डायरेक्टर वाला केस, तो इधर 10% अलाउड. ये तीन लोग, एक एमडी 2 होल टाइम, ये तीनों को मिला के 10% ऑफ नेट प्रॉफिट तक जा सकता है. एंड बाकी के 4 डायरेक्टर है, तो देखो डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन मिलेगा व्हेन देयर इज ऑलरेडी एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर. तो भाई एमडी होल टाइम डायरेक्टर है ना, तो डायरेक्टर को सिर्फ 1 मिलेगा. तो 10 यहां पर गया, 1 यहां पर आया, तो यही एक कॉम्बिनेशन है जिसमें 11% तक तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट पहुंच सकता है. फिर 197 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 11 ये बोलता है कि अगर कंपनी में देयर इज नो प्रॉफिट या इनएडिक्वेट प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट है बिफोर रेम्यूनरेशन आता है समझो 6 लाख, बट तुमको रेम्यूनरेशन देना है 20 लाख, इसको बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट. 6 लाख का ही प्रॉफिट है बट रेम्यूनरेशन 20 लाख का जाना है तुमको. तो इन दैट केस क्या करने का? तो पहले तो सिटिंग फीस का जो पार्ट है ना, दैट यू कैन पे एज पर 197 सबसेक्शन 5, 1 लाख पर मीटिंग तक का जो मैक्स लिमिट है ना, वो बिंदास पे करो, ठीक है, वो हम रेम्यूनरेशन में काउंट नहीं करते. बट बाकी का रेम्यूनरेशन पे एज पर शेड्यूल 5 ओनली. एंड इवन इफ एमओए रेजोल्यूशन एक्सेट्रा स्पेसिफाई द कॉन्ट्ररी, यू स्टिल हैव टू फॉलो शेड्यूल 5 ओनली. शेड्यूल 5 क्या बोलता है? तो सेक्शन 2 पार्ट 2 शेड्यूल 5, ऊपर जो पढ़ा था ना पहले वो सेक्शन 1 था, अब सेक्शन 2. तो इसमें ऐसा है कि देयर आर 2 लिमिट्स ए एंड बी. उसमें से ए जो है ना वो क्वांटिटेटिव लिमिट है और बी में कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं डाला है. ओके, तो ए क्या बोलता है? मैनेजरल रेम्यूनरेशन बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल. इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है नीचे देखेंगे. इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या लेस देन 5 करोड़ है तो 60 लाख पर एनम. 5 करोड़ और मोर है एंड लेस देन 100 करोड़ है, वो रेंज में है, तो 84 लाख पर एनम. 100 करोड़ और मोर बट लेस देन 250 करोड़ है तो 120 लाख पर एनम. एंड 250 और मोर करोड़ है तो 120 लाख तो है ही, ऊपर वाले से आया, प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैप एक्सीडिंग 250 करोड़. अगर समझो 900 करोड़ का इफेक्टिव कैप है तो 900 माइनस 250 करोड़ करो, उसका 0.01% लेना एंड देन एड इट टू 120 लाख, ऐसा करना. अच्छा, अगर मैंने पर एनम लिखा है यहाँ पर 60 84 120 एंड सो ऑन, तो इफ आई वाज एम्प्लॉयड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर देन आई विल यूज प्रो रेटा मेथड. अगर मैं आधा साल काम किया हूं या मेरी कंपनी ही खुद अभी तक आधा साल ही हुआ है उसको इनकॉर्पोरेट हुए, तो इन दैट केस ये सब लिमिट को आधा कर देना. तो यू कैन टेक दैट मंथली प्रो रेटा बेसिस. अगर ऊपर जो लिमिट दिया है ना 60 84 120 वगैरह, तो एक्सीड करने के लिए एसआर विल बी नीडेड. इफेक्टिव कैपिटल होता क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट. इफेक्टिव कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल से शुरू होता है बट एक्सक्लूड शेयर एप्लीकेशन मनी एंड एडवांस अगेंस्ट शेयर्स. Add reserves and surplus but exclude reval reserve from that. Add securities premium. Add long-term loan and deposit of 10 or more than 1 year. लॉन्ग टर्म लोन एंड डिपॉजिट है तो शॉर्ट टर्म नहीं लेंगे, जैसे कि वर्किंग कैपिटल लोन मत लेना, ओवरड्राफ्ट, बैंक गारंटी, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह मत लेना क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होगा. व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन लोन? तो अगर नॉर्मली एक लॉन्ग टर्म लोन होता है ना, समझो 1 करोड़ का, उसका ईयर एंड पे समझो इंटरेस्ट पेएबल आ रहा है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ रहा है जो मैं नेक्स्ट ईयर में भरने ही वाला हूँ, तो इसको अपन करंट लायबिलिटी दिखाते हैं ना, और ये लॉन्ग टर्म लोन है उसको नॉन करंट लायबिलिटी दिखाते हैं. तो ये करंट लायबिलिटी है ना, वो शॉर्ट टर्म है तो उसको जाने दो. लेस अक्यूमुलेटेड लॉस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ.
एंड एक और एक नया चीज है, लेस इन्वेस्टमेंट्स। ये सब क्या था, ये तुम्हारा पूरा कैपिटल था ना, फंडिंग था तुम्हारा। ये फंडिंग में से तुमने अपने धंधे में कितना डाला है अपने को वो चाहिए। तो मतलब तुम्हारा जो तुम इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो ना वो हटा दो, तो माइनस इन्वेस्टमेंट्स। बट हाँ, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इफ इट इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी विच हैज द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ अक्वायरिंग शेयर्स डिबेंचर्स। तुम्हारा धंधा ही अगर ये है कि हम शेयर्स डिबेंचर्स बाय करते हैं, तो यहां से इन्वेस्टमेंट्स को माइनस मत करना तो चलेगा, बट अदरवाइज यू हैव टू डिडक्ट दैट ऑल्सो। बी वाला लिमिट क्या है, तो इट इज लाइक इट इज नॉट मॉनेटरी बट इट इज लाइक समथिंग लाइक क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। तो लिमिट या रिस्ट्रिक्शन बोल सकते हो फॉर मैनेजरियल पर्सनल फंक्शनिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। प्रोफेशनल कैपेसिटी मतलब क्या होगा, तो सीए, सीएस, लॉयर, डॉक्टर वगैरह, समथिंग लाइक दैट। तो रेम्यूनरेशन एज पर लिमिट ए कैन बी पेड इफ he is not having interest in capital of that company, holding or subsidiary company directly या indirectly। मतलब लिमिट ए के हिसाब से अगर तुमको पे करना है ना, तो ही शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द कंपनी और होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनी। इट कैन बी पेड इफ ही इज नॉट हैविंग एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन, या इज नॉट रिलेटेड टू द प्रमोटर। मतलब प्रमोटर में वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, अगर कंपनी रहेगा ना प्रमोटर तो, या उससे रिलेटेड भी नहीं है, या डायरेक्टर से भी रिलेटेड नहीं है, ऑफ दैट कंपनी और होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी ड्यूरिंग लास्ट 2 years बिफोर अपॉइंटमेंट और आफ्टर अपॉइंटमेंट। जब भी अपॉइंट हुआ ना उसके लास्ट 2 साल में, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर अपॉइंटमेंट वो भी चेक करना कि वो इंटरेस्टेड या रिलेटेड नहीं होना चाहिए। And also, you can pay as per limit A only if he possesses graduate level qualification plus expertise plus specialized knowledge in the field of company's operations। तो ये सब किया ना तो ही तुम लिमिट ए के हिसाब से पे कर पाओगे, क्योंकि देखो कंपनी में प्रॉफिट नहीं है ना, तो प्रॉफिट नहीं है तो जेन्युइन बंदे को ही हम देंगे। ये यहाँ पर अंदर वाला है, ये रिलेटेड है, ये यहाँ पर विदाउट क्वालिफिकेशन रहेगा, तो हम उसको क्यों दे, लॉस है ऊपर से, एंड वो इज नॉट इवन क्वालिफाइड। ठीक है, तो देना है तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करो। बट एक्सेप्शन है, any employee holding shares of that company up to 0.5% of paid up share capital under any scheme like ESOP or any basis of merit वगैरह उसको मिला रहेगा, then that is not deemed to be interested। मतलब it is deemed not to be interested, so you can pay as per limit A। उसको, ऐसे बंदे को जिसके पास 0.5% तक है ना पेड अप शेयर कैपिटल का, उसको तुम पे कर सकते हो, चलेगा। बट अदर देन दैट कोई भी इंटरेस्टेड होगा ना, उसको तुम एमआर एज पर लिमिटेड नहीं पे कर पाओगे अगर कंपनी में लॉस वगैरह है तो, या प्रॉफिट इनएडिक्वेट है तो। एंड लिमिट ए एंड बी विल अप्लाई इफ पेमेंट ऑफ एमआर इज अप्रूव्ड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन एंड ऑल्सो बाय एनआरसी, अगर रिक्वायर्ड है ना 178 में बनाना तो। द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड टू 4 लोग, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर। And if they have defaulted, तो their approval will be needed before approval of company, OR या SR। OR SR किधर लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है, इधर लिखा है लिमिट ए एंड बी अप्लाई करेगा इफ OR और SR एज पर लिमिट ए। लिमिट ए अपन ने क्या पढ़ा, इफेक्टिव कैपिटल वाला पढ़ा, 60 लाख, 84 लाख वगैरह। तो नॉर्मल अप टू 60 या अप टू 84 जो भी लिमिट होता है ना उसके लिए OR लगता है, एंड उसको एक्सीड किया तो SR लगता है। ठीक है, तो वो SR वगैरह जो है वो तुमको पास करना पड़ेगा, OR या SR जो भी है। एंड लिमिट बी जो भी ऊपर पड़ा ना, अच्छा इंटरेस्टेड है, रिलेटेड है, या क्वालिफिकेशन नहीं है समझो फॉर एग्जांपल, तो वो भी अगर समझो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो एसआर से चल जाएगा। तो एसआर अंडर लिमिट बी हैज बीन पास्ड एट जनरल मीटिंग फॉर अ पीरियड अप टू 3 years। मतलब आज अगर मैंने पास कर लिया ना तो 3 साल तक वो वैलिड है। मतलब अगर आज मैंने 5 साल तक अगर समझो वो डाल दिया कि हाँ 5 साल तक ये बंदे को हम इतना रेम्यूनरेशन वगैरह देंगे, तो दैट इज नॉट अलाउड। तो लिमिट ए एंड बी अप्लाई ही नहीं करेगा। इन शॉर्ट, अगर तुम्हारा लॉस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट रहेगा तो तुम दे ही नहीं पाओगे। ओके, 197 सबसेक्शन 4, डिटर्मिनेशन ऑफ एमआर टू डायरेक्टर, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। कैसे डिटरमाइन होता है कि हम इसको इतना पे करेंगे, तो एओए में लिखा होगा या कोई रेजोल्यूशन के द्वारा, एनी बोर्ड और शेयर होल्डर रेजोल्यूशन कोई भी चलेगा, या बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग इफ एओए रिक्वायर्स। एओए बोलता है कि भाई एसआर पास करना है तो ठीक है, पास कर देना। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, रेम्यूनरेशन शैल इंक्लूड एंड एक्सक्लूड सम थिंग्स। तो पहले बोला है रेम्यूनरेशन शैल इंक्लूड एनी रेम्यूनरेशन पेएबल टू द डायरेक्टर फॉर सर्विसेज रेंटेड बाय हिम इन अदर कैपेसिटी। व्हाट इज अदर कैपेसिटी, मतलब वो एम्प्लॉय है ना अगर, तो उसको सैलरी तो हम दे ही रहे,
बट अदर कैपेसिटी में वो कुछ काम किया, जैसे डायरेक्टर गेट्स सैलरी यहाँ पर एंड अ कमीशन ऑन सेल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, मतलब उसने ना कंपनी का प्रॉपर्टी बिकवाया तो उसके लिए उसको कमीशन दिया, सिंस ही हेल्प टू फाइंड अ बायर। इसको क्या बोलते हैं, अदर कैपेसिटी में उसने काम किया तो कमीशन दिया मैंने उसको। ये तो एमआर जो अपन ने ऊपर पढ़ा ना अभी तक, वो एमआर चाहे वो फिर 1%, 5% वो वाला एग्जाम्पल हो या 60 लाख 84 लाख हो, जो भी हो, वो रेम्यूनरेशन में तुमको ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब सैलरी प्लस कमीशन एक्सेट्रा, कोई भी टाइप का एक्स्ट्रा तुमको मिला ना इन अदर कैपेसिटी, वो सब इंक्लूडेड होगा वो रेम्यूनरेशन के लिमिट में। एक्सक्लूजन है एक, एनी रेम्यूनरेशन पेएबल टू अ डायरेक्टर फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड, इसको एक्सक्लूड मार दो। तो प्रोफेशनल सर्विसेज क्या होता है, तो सीए, सीएस, डॉक्टर, लॉयर वगैरह। बट कभी इफ ही possesses requisite qualification for practicing that profession in the opinion of NRC या BOD। ओके, एग्जाम्पल समझो तुम इफेक्टिव कैपिटल वाले में फॉल हो चुके हो और तुमको 84 लाख तक का मैक्स अलाउड है। तो यहाँ पर एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर को सैलरी 84 लाख दिया मैंने, प्लस उसका है ना प्रोफेशनल फीस 10 लाख मैंने दिया, क्या चलेगा? हाँ, बिंदास चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 84 लाख तक का अलाउड है, ठीक है, एंड वो रेम्यूनरेशन में प्रोफेशनल सर्विस का फी एक्सक्लूड हो जाता है, मतलब ओवर एंड अबाव यू कैन पे। इसके ओवर एंड अबाव याद करो, सिटिंग फीस था ना, वो भी पे कर सकते हो, बिंदास चलेगा। बट तुम अगर यहाँ पर हो, यहाँ पर अगर उसको 84 लाख का तुमने सैलरी दिया और समझो 5 लाख का कमीशन दिया, ये हो गया वायोलेशन, इधर एसआर लगेगा तुमको। तो याद रखना क्या इंक्लूडेड है क्या एक्सक्लूडेड है। फिर सिटिंग फीस आता है, तो सिटिंग फीस टू डायरेक्टर्स फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स ऑफ बीओडी और कमिटी, ऑडिट कमिटी वगैरह का मीटिंग रहेगा उसके लिए भी सिटिंग फी मिलता है। रेड विथ रूल 4, वो बोलता है मैक्सिमम 1 लाख पर मीटिंग। फी टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड वुमेन डायरेक्टर कैन नॉट बी लेस देन फी टू अदर्स। अगर एक सादे डायरेक्टर को 1 लाख दे रहे हो बट वुमेन डायरेक्टर को 50,000 दे रहे हो, दैट्स नॉट डन, वायोलेशन हो जाएगा। एंड सिटिंग फी इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिमिट्स, अपन ने जो पढ़ा ना 11 1% वगैरह वगैरह, 197 सबसेक्शन 2 बोल के गया था ये कि इसको यहाँ पर इंक्लूड मत करना, मतलब सिटिंग फी ओवर एंड अबव पे करना अलाउड हो जाएगा। 197 सबसेक्शन 6, मोड ऑफ पेमेंट, कैसे कर सकते हो, मंथली पेमेंट भी कर सकते हो या स्पेसिफाइड परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट भी कर सकते हो या बोथ, कोई भी पैतरा चलेगा। 197 subsection 9 and subsection 10, refund of excess remuneration if paid to a director exceeding या above the limit under section 197 or paid without approval, मतलब वो लिमिट के ऊपर चला गया या विदाउट अप्रूवल, सेम थिंग हो गया। तो इन दैट केस यू विल हैव टू रिफंड दैट। समझो 11% का मैक्स है बट समझो 12% चला गया, तो जो एक्स्ट्रा गया है ना वो रिफंड आना चाहिए। So he shall refund it to the company within 2 years or a lesser period as allowed by the company। 2 साल के अंदर दे दो जब से वो रिफंडेबल था तब से, या कोई कम पीरियड अगर कंपनी ने बोला तो। ये क्या तब तक? 2 साल तक वो ऐशो अय्याशी कर सकता है क्या? वो कसिनो में डाल सकता है उसको क्या? उसका वो पार्टी वार्टी कर सकता है? नहीं। ही शैल होल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर द कंपनी अंटिल इट इज रिफंडेड। कीप दैट मनी सेफ, जब तक रिफंड नहीं कर देते तब तक, क्योंकि कंपनी का पैसा है तो तुमको वो सेफ रखना पड़ेगा। एंड एक नॉनसेंस पॉइंट था, रिफंड कैन बी वेव्ड ऑफ विद इन 2 years फ्रॉम पेमेंट ऑफ एक्सेस रेम्यूनरेशन बाय पासिंग एसआर एट जीएम। मतलब अगर ये रिफंड नहीं चाहिए ना कंपनी को तो तुम एसआर पास करो विद इन 2 years और उसको वेव ऑफ कर दो। ओके, नाउ 197 सब सेक्शन 12 रेड विथ रूल 5, वो बोलता है लिस्टेड कंपनीज को है ना कुछ डिस्क्लोजर करना है अपने बोर्ड रिपोर्ट में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 197 जो है वो पूरा का पूरा सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए अप्लाई करता है। उसमें भी ये सबसेक्शन 12 एंड रूल 5 जो है वो लिस्टेड कंपनी के लिए। क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे ये लोग? एक रेशियो डिस्क्लोज करना है, रेम्यूनरेशन टू ईच डायरेक्टर डिवाइडेड बाय मीडियन एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन। ये रेम्यूनरेशन टू ईच डायरेक्टर तो मिल जाएगा। मीडियन एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन क्या होता है? तो सिंपल है, मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर समझो एक एम्प्लॉय है, या लेट्स से नॉट वन एम्प्लॉय, लेट्स से देयर आर 5 एम्प्लॉइज, तो समझो 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, अगर ये उनका सैलरी है। मीडियन के लिए नंबर 1 रूल, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को बांट दो। तो मिडिल वाला जो नंबर होता है ना वो मीडियन है, 6 लाख। ओके, तो ये डिनोमिनेटर हो गया।
अगर समझो 6 लाख नहीं, बट लेट्स से देयर आर लेट्स से एक और यहाँ पर 1 लाख वाला बंदा है, ठीक है, टोटल 6 एम्प्लॉइज है। अब देखो मिडिल नंबर कोई नहीं मिलेगा, तो ये 3 एक तरफ 3 एक तरफ हो गया, ठीक है, तो ये दोनों का एवरेज ले लो, 4 and 6 का एवरेज, तो दैट विल बी 5 इज द मीडियन। ओके, फिर नेक्स्ट, परसेंटेज इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर, सीएफओ, सीईओ, सीएस, मैनेजर इन दैट फाइनेंशियल ईयर एंड एम्प्लॉइज मीडियन रेम्यूनरेशन। तो कितना इंक्रीज हुआ है मीडियन रेम्यूनरेशन, समझो लास्ट ईयर के हिसाब से ये साल में, तो वो तुमको बताना है। फिर नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज ऑन दैट कंपनीज पेरोल, बाहर कंसल्टेंसी वाला सेकेंडमेंट वाला कोई एम्प्लॉइज नहीं, बट जो अपने पेरोल पे है परमानेंट लोग, वो लोग चाहिए, मतलब टेम्पररी नहीं चाहिए, बेसिकली खाली नंबर तुमको बताना है। फिर नेक्स्ट है एवरेज परसेंटाइल इंक्रीज ऑलरेडी मेड इन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अदर देन केएमपी इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर and its comparison with percentile increase in the remuneration of KMP and its justification। तो पहले तुम एम्प्लॉय का निकालो इंक्रीज, और बाद में तुम केएमपी का निकालो एंड कंपेयर द टू, पता चले ना कि केएमपी लोग ज्यादा तो नहीं ले रहे ना इंक्रीमेंट। फिर अफर्मेशन दैट द पॉलिसी ऑफ द रेम्यूनरेशन हैज बीन फॉलोड बाय द कंपनी, दैट्स ओके, एंड 10 टॉप एम्प्लॉय के नाम चाहिए एज पर रेम्यूनरेशन, एंड ऑल्सो नेम ऑफ एवरी एम्प्लॉय हु वॉज। अब रेम्यूनरेशन बोला है कि इतना रेम्यूनरेशन उसको मिला रहेगा, तो एवरी एम्प्लॉय हु वाज इन रिसीट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एटलीस्ट 1.02 करोड़ दैट फाइनेंशियल ईयर इफ ही वाज एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। 1.02 है, 1.2 नहीं है, दिस इज 1 करोड़ एंड 2 lakhs, नॉट 20 lakhs। या फिर who was in receipt of remuneration of at least 8.5 lakh per month in that FY if employed for part of that FY। ये 8.5 लाख पर मंथ है ना, उसको इंटू 12 करते हो तो 1 करोड़ 2 लाख आएगा। ओके, सो इट्स द सेम थिंग इधर या उधर। तो अगर पूरा साल है तो 1.02 करोड़ देखना, अगर पार्ट ऑफ द ईयर है तो 8.5 लाख पर मंथ देखना। अगर उतना टच हुआ है तो उसका नाम भी आना चाहिए। एंड एवरी एम्प्लॉय हु वाज इन रिसीट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर दैट एक्सीड्स रेम्यूनरेशन ड्रॉन बाय एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, प्लस एक और कंडीशन है, एंड ही होल्ड्स 2% or more of equity share capital of that company either himself or along with spouse and dependent children। तो ये सबका मिला के अगर 2% है एंड उसका रेम्यूनरेशन एमडी वगैरह से ज्यादा है तो उसका नाम भी आएगा। फिर सबसेक्शन 13 था, प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू इंडेमनिटी इंश्योरेंस ऑन बिहाफ ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर, सीईओ, सीएस एंड सीएफओ। मतलब ये 6 लोग हैं, इनके लिए इंडेमनिटी इंश्योरेंस निकलवाया है कंपनी ने फॉर इंडेमनिफाइंग देम अगेंस्ट एनी लायबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू नेग्लिजेंस, डिफॉल्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी वगैरह। क्या होता है ये पता है? कंपनी है, उसने समझो आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस को एक प्रीमियम पे किया है। प्रीमियम किसके बिहाफ पे किया है पता है? फॉर एमडी एक्सेट्रा। अगर एमडी ने कोई झोल किया, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी आन पड़ी, तो आईसीआईसीआई जो है ना, वो एमडी को क्या देगा? 10 करोड़ रुपया देगा। एग्जाम्पल, सम अश्योर्ड होगा वो, तो कुछ भी झोल हुआ ना तो 10 करोड़ एमडी को मिलेगा, ठीक है। द क्वेश्चन इज कि ये जो प्रीमियम कंपनी ने एमडी के बिहाफ पे भरा है ना, क्या वो एमआर में इंक्लूड करूं कि एक्सक्लूड करूं? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो अपन ने पूरा लिमिट्स पढ़ा ना अभी, 1, 3, 5, 10 वगैरह, एंड 80 लाख, 84 लाख, 60 लाख, 120 लाख वगैरह, क्या उसमें इंक्लूड करूं ये प्रीमियम के? नहीं। तो यूजुअली प्रीमियम विल बी एक्सक्लूडेड, बट इफ ही इज प्रूवन गिल्टी तो उसको इंक्लूड कर दो एमआर में। मतलब अगर वो गिल्टी नहीं है ना तो एमआर के ओवर एंड अबाउ ये पे कर सकते हो क्योंकि वो एक्सक्लूडेड है। जस्ट लाइक सिटिंग फीस, समझो फॉर एग्जांपल 60 लाख तुम्हारा लिमिट एग्जॉस्ट हो गया ना, तो ओवर एंड अबाउट दैट ये जो प्रीमियम तुमने पे किया है वो चलेगा क्योंकि वो एक्सक्लूडेड है। सिटिंग फीस अगर तुम ओवर एंड अबाउ पर पे करते हो वो भी चलेगा क्योंकि वो ओवर एंड अबाउ होता है, एक्सक्लूडेड होता है फ्रॉम एमआर। ओके, बट अगर वो गिल्टी निकला ना तो ये 60 लाख का समझो तुमने एमआर दे दिया, अगर ओवर एंड अबाउ तुमने प्रीमियम पे किया ना, लेट्स से 1 लाख का मिनिमम से मिनिमम, तो भी ये वायोलेशन हो गया। एसआर लगेगा तुमको अगर वो तुम इफेक्टिव कैपिटल वाले केस में हो तो, बिकॉज वो इंक्लूडेड इन एमआर होता है। इंक्लूडेड इन एमआर मतलब क्या कि जो 60 लाख है ना उसके अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए। अब तुम 60 लाख के भी ऊपर जा रहे हो तो तुमको एसआर लगेगा, सिंपल। फिर सबसेक्शन 14 है, एमडी और होल टाइम डायरेक्टर रिसीविंग कमीशन फ्रॉम दैट कंपनी इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रिसीविंग एनी रेम्यूनरेशन और कमीशन फ्रॉम होल्डिंग और सब्सिडियरी। बस उसको खाली बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करा दो। कॉन्ट्रावेंशन किया तो कंपनी को पेनल्टी है 5 लाख की, फ्लैट पेनल्टी है। ऑफिसर को पेनल्टी है 1 लाख की, अगेन फ्लैट पेनल्टी है।
सबसेक्शन 16 बोलता है कि ऑडिटर का रिपोर्ट अंडर 143 मस्ट इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑन वेदर एमआर इज एज पर 197 और इज इट एक्सेस ऑफ लिमिट अंडर 197। तो फॉलो किया है या नहीं किया है वो बेसिकली बताना होगा। एग्जेम्पशंस, तो एग्जेम्पशंस अलग है थोड़े ये केस में। गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्प्ट है पूरा सेक्शन अगर डिफॉल्ट नहीं मारा तो। निधि कंपनी के लिए एग्जेम्पशन नहीं है बट आई कैन से इट इज अ मॉडिफिकेशन। देखो निधि कंपनी के लिए क्या मॉडिफिकेशन है, उसमें लिखा है कि एसआर इफ मैनेजर रेम्यूनरेशन एक्सीड्स 13510 इट विल अप्लाई बट विथ अ मॉडिफिकेशन दैट remuneration to director other than MD, WTD, whole-time director या manager for performing special services to the Nidhi as per AOA may be paid monthly subject to company's approval at general meeting and of course subject to 197। ये क्या बोलने का ट्राई कर रहा है पता है कि तुम है ना वो जो एमआर पे कर रहे हो 13510 उसके लिए एसआर चाहिए वगैरह वो तो ठीक है, बट अगर तुम एक डायरेक्टर को जो एमडी वगैरह नहीं है अगर तुम उसको एक स्पेशल सर्विस के लिए फी पे करना चाहते हो ना तो तुम कंपनी का अप्रूवल लेके वो कर सकते हो। ओके, तो अगर कोई स्पेशल सर्विसेज है निधि को, समझो निधि के लिए कोई स्पेशल सर्विस तुम प्रोवाइड करते हो कोई भी टाइप का, अगर एओए में लिखा है ना तो उसके लिए तुमको कंपनी का एक अप्रूवल लेना है। बट अप्रूवल बोला है तो क्या एसआर बोला है? नहीं, ओआर बोला है। बेसिकली वो क्या ट्राई कर रहा है पता है कि ये डायरेक्टर को है ना अपने स्पेशल सर्विस के लिए फीस मिल जाना चाहिए, तो एसआर के लिए इतना मगजमारी मत करो 75% ऑफ वोट्स वगैरह, ओआर से हम इसको कर देंगे। ऑल्सो नो नीड ऑफ कंपनीज अप्रूवल इफ देर इज नो MDWTD मैनेजर। ए यार ये तो फिर वन मैन आर्मी टाइप हो गया ना, वो डायरेक्टर जो है बंदा वो अकेला सब काम कर रहा है, एमडी तो है ही नहीं, तो विदाउट अप्रूवल उसको दे दो, ये जो स्पेशल सर्विस है ना उसका, उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन वगैरह वो दे दो बिंदास, नो प्रॉब्लम। ऑल्सो नो नीड ऑफ कंपनीज अप्रूवल इफ remuneration to all directors during the financial year was approved by SR and was up to 10% of profit of Nidhi or 15 lakh whichever is lower। मतलब वो क्या बोल रहा है पता है, रेम्यूनरेशन है ना बहुत ही छोटा है, मतलब अप टू ये अमाउंट है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है, अप टू ये अमाउंट है एंड उसके लिए ऑलरेडी हमने एसआर पास किया है। ये अगर सारे डायरेक्टर्स का जो रेम्यूनरेशन तुम पे कर रहे हो उसके लिए एसआर भी पास हुआ है प्लस वो अप टू दिस अमाउंट है, मतलब छोटे अमाउंट का है, तो फिर क्या ये स्पेशल सर्विसेज के लिए वो निधि उसको रेम्यूनरेशन पे कर सकता है विदाउट कंपनीज अप्रूवल? यस, डेफिनेटली पे कर सकता है। सेक्शन 198 calculation of net profit for the purpose of managerial remuneration under 197। चार चीजें बोली है वहां पर। पहला गिव क्रेडिट, तो गिव क्रेडिट में एक चीज बोला है बाउंटी एंड सब्सिडीज जो होगा ना उसको क्रेडिट दे देना। फिर डोंट गिव क्रेडिट में एक शॉर्ट फॉर्म पेड अप शेयर कैपिटल ICU। फिर डिडक्ट करना सर्किट BDP एंड डोंट डिडक्ट में LIC, ऐसा शॉर्ट फॉर्म बना है, ठीक है। पहला गिव क्रेडिट, गिव क्रेडिट का मतलब क्या है पता है, अगर पीएनएल में इन केस अगर तुमने क्रेडिट नहीं किया तो तुमको ये करना पड़ेगा। अच्छा क्रेडिट किया हुआ रहेगा तो कोई बात नहीं, अच्छा है, फिर डोंट डू एनीथिंग। क्या क्रेडिट देंगे? बाउंटी और सब्सिडी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी ऑथराइज बाय गवर्नमेंट एक्सेप्ट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट्स नॉट टू गिव क्रेडिट। कभी कभी अगर समझो सब्सिडी मिल जाती है और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि इसको मत क्रेडिट करो तो ठीक है, अदरवाइज वी हैव टू क्रेडिट। नेक्स्ट आएगा डोंट गिव क्रेडिट। डोंट गिव क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि अगर क्रेडिटेड है ना पीएनएल में तो डिडक्ट इट, मतलब हटा दो उसको पीएनएल से, बिकॉज वी विल स्टार्ट अवर कैलकुलेशन फ्रॉम प्रॉफिट। जो पीएनएल में अपने को दिया होगा ना प्रॉफिट उससे शुरू करेंगे, तो क्रेडिट किया हुआ है तो डिडक्ट कर दो उसको। तो पेड अप शेयर कैपिटल पहला PU, तो प्रॉफिट बाय वे ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स और डिबेंचर्स इशूड और सोल्ड बाय द कंपनी अनलेस द कंपनी इज इन्वेस्टमेंट कंपनी। मतलब एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि नॉर्मली यू डोंट हैव टू गिव क्रेडिट। कोई भी टाइप का प्रीमियम तुमको मिला या समझो तुमने कोई शेयर्स बेचा और उसके ऊपर प्रीमियम जो भी है XYZ, नॉर्मली होता है कि समझो कोई भी टाइप का शेयर्स पे प्रीमियम समझो तुमको मिला इशू किया तभी, या समझो तुमने बेचा प्रेफरेंस शेयर तो तुमको कोई प्रीमियम मिला, कोई भी टाइप का ऐसा प्रॉफिट हुआ, दैट इज नॉट योर नॉर्मल बिजनेस ना, तो उसको क्रेडिट नहीं करना है अनलेस यू आर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगर तुम्हारा धंधा ही है ये शेयर्स डिबेंचर वगैरह का देन यू हैव टू गिव क्रेडिट, बट बाकी लोगों के लिए पेनल में मत डालना उसको। फिर एस से आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स फोरफिटेड बाय द कंपनी।
कभी कभार कॉल नहीं पे किया होगा तो तुमने उसको कैंसिल कर दिया, फोरफिट कर दिया और उसके बाद बेच दिया उसको। समझो 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 8 रुपया रिसीव्ड था, ठीक है, और तुमने फोरफिट कर दिया, 9 रुपए में बेच दिया फॉर एग्जाम्पल। जो भी प्रॉफिट वगैरह हुआ है अगेन डज नॉट गो टू पीएनएल। फिर सी से आएगा प्रॉफिट ऑन कैपिटल नेचर फ्रॉम सेल ऑफ अंडरटेकिंग। मतलब बेसिकली कोई भी टाइप का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट जो डे टू डे रेकरिंग वाले धंधे से नहीं आता है, या फिर सेल ऑफ फुल अंडरटेकिंग, एक अंडरटेकिंग ही बेच दिया तुमने, जो भी है, अगेन दैट इज नॉट योर मेन बिजनेस, तो क्रेडिट मत करो। आई से आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और फिक्स्ड एसेट्स, बेसिकली टैंजिबल इंटैंजिबल ऑफ कैपिटल नेचर। ऑफ कोर्स कैपिटल नेचर रहेगा, बिकॉज व्हाट रियली हैपेंस इज, अगर वो रेवेन्यू नेचर है ना, मतलब मेरा धंधा ही है, समझो यहाँ पर लिखा है इफ बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी एक्सेट्रा इज द बिजनेस ऑफ दैट कंपनी, अगर मेरा धंधा ही है वो, तो फिर वो करना है क्रेडिट, बट अदर देन दैट क्रेडिट नहीं करेंगे प्रॉफिट। बट इसमें ऐसा है कि सेलिंग प्राइस इज मोर देन WDV देन गिव क्रेडिट अप टू OC माइनस WDV। मतलब अगर तुमको प्रॉफिट हुआ है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ओरिजिनल कॉस्ट 1000 का है, WDV 600 का है, सेलिंग प्राइस इज 1100, ठीक है, तो नॉर्मली 500 का गेन हम पीएनएल में क्रेडिट करते हैं। बट इधर क्या बोला है, क्रेडिट किधर तक देने का, OC माइनस WDV, जो डिफरेंस है ना वो, मतलब कि ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होता है, 400। तो 400 तक क्रेडिट अलाउड है। और ये क्यों क्रेडिट अलाउड है पता है, क्योंकि OC से WDV तक तुमने 400 का डेबिट किया था ना, तो इसके लिए बोला कि उतना तुम यहां पर क्रेडिट अप कर सकते हो, चलेगा। फिर सी वाले पॉइंट में आएगा, दोनों सी और यू दोनों कनेक्टेड है। चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी रिजर्व और रिकॉर्डेड सरप्लस इन पीएनएल अकाउंट ऑन मेजरमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी एट एफबी। कोई भी टाइप का रीमेजरमेंट होता है ना बैलेंस शीट के एंड पे, डेट पे, कि कोई एसेट को समझो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया तुमने, तो अगर समझो अपवर्ड रिवैल कर रहे हो उसका, तो या तो तुम इक्विटी रिजर्व्स में डाल दोगे उसको एक अलग से रिवैल रिजर्व क्रिएट करके, या पीएनएल में कभी कभार सरप्लस डाल दोगे, डिपेंड्स ऑन वो इंड एस जो भी तुम यूज करते हो, बहुत सारा होता है ना, FVPL, FVOCI वगैरह वगैरह। तो जो भी चेंजेस है तुमने डाल के रखे उसको हटा देना, क्योंकि वो क्रेडिट नहीं करना, अनरियलाइज है ना वो। सिमिलरली यू भी वही बोलता है, अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन, रीवैल्यूएशन वगैरह जो हमने रियलाइज नहीं किया उसका क्रेडिट नहीं करना है। फिर डिडक्ट द फॉलोइंग में सर्किट BDP, तो सी से आएगा कंट्रीब्यूशन अंडर 181 एंड अदर आउटगोइंग्स, कोई भी टाइप का कंट्रीब्यूशन वगैरह करते हो तो डिडक्ट द फॉलोइंग, क्योंकि देखो ये डिडक्ट नहीं किया ना तो क्या होएगा, तुम्हारा नेट प्रॉफिट है ना थोड़ा ज्यादा दिखेगा, एंड मैनेजरल रेम्यूनरेशन ये लोग ज्यादा लेके जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह किया ना डिडक्ट करो उतना, क्योंकि वो पैसा चला गया है कंपनी के बाहर। फिर आई से आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सिक्योरिटी, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन्स। आर से आएगा रिपेयर्स टू MPIP, मतलब मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट नॉट ऑफ कैपिटल नेचर, तो रेवेन्यू वाला जो है वो माइनस करो। कैपिटल नेचर में क्या होगा, तो ऐसा रिपेयर जिससे वो एसेट का लाइफ बढ़े एंड एफिशिएंसी बढ़े वगैरह वगैरह, तो वो यहाँ पर कैपिटल नेचर है तो हम डिडक्ट नहीं करेंगे। फिर सी से आएगा कॉम्पेंसेशन और डैमेजेस विद रिस्पेक्ट टू लीगल लायबिलिटी। लीगल लायबिलिटी इंक्लूडिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लीगल मतलब क्या होता है पता है, सच्ची में तुम्हारा लायबिलिटी हुआ, वॉलंटरीली नहीं लेना यहाँ पर। मतलब अगर समझो तुमको ऐसा लगता है कि तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया ना उसके वजह से शायद सामने वाले को ना थोड़ा नुकसान हो गया है, ठीक है, बट इट इज जेन्युइन, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने कोई चीटिंग करके उसको नुकसान करवाया, ठीक है, तो इमोशनल बेसिस पे तुमने सोचा कि चल यार इसको थोड़ा दे देता हूँ पैसा, तो दैट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी लायबिलिटी, वो डिडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये वॉलंटरी जो है वो डोंट डिडक्ट वाले में नीचे हम पढ़ेंगे। बट हाँ, बाकी कोई भी टाइप का लीगल लायबिलिटी वगैरह है ना, कोई केस हार गए या कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तोड़ा तुमने, तो यस दैट यू कैन डिडक्ट, यू हैव टू डिडक्ट। फिर यू से आएगा यूजुअल वर्किंग चार्जेस। अब जो ये पूरे लिस्ट में नहीं दिखेगा ना तुमको, वो सब कोई भी टाइप का बोलो, रेंट, सैलरी, ये वो सब। आई से आएगा इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ मीटिंग लीगल लायबिलिटी। कोई भी टाइप का ऐसा एक्सपेंस अगर तुमने किया, नॉर्मली लोग करते हैं लायबिलिटी इंश्योरेंस, इंडेमनिटी इंश्योरेंस वगैरह बोलते हैं इसको। फिर टी से आएगा टैक्सेस ऑन एक्सेस और अबनॉर्मल प्रॉफिट, या टैक्सेस ऑन प्रॉफिट फॉर स्पेशल रीजंस नोटिफाइड बाय CG, बट नॉट इनकम टैक्स। मतलब जो नॉर्मल टैक्स है ना वो नहीं, वो तुमको डिडक्ट नहीं करना है, क्योंकि हम PBT को बेसिस लेते हैं, तो इनकम टैक्स तो डोंट डिडक्ट वाले में ही जाएगा, वापस नीचे हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पर कौन सा बात किया, एक्सेस और अबनॉर्मल प्रॉफिट या कोई स्पेशल रीजन वाला। कभी कभार होता है मैट
या XYZ, बहुत सारे अलग अलग एक्ट में कुछ ना कुछ नया नया आते रहेगा। एग्जाम्पल कंपनी ये अपना इनकम टैक्स वाला जो है मैट, ऐसा कुछ तो भी अगर समझो है तो दैट यू हैव टू डिडक्ट, अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर कोई लेता है तो। फिर बी से आएगा बोनस कमीशन, एक और बी है उससे आएगा बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। डी से आएगा डेप्री एज पर 123, तो 123 में जो भी लिखा होगा रूल्स वो सब फॉलो करना होगा, एनीवे नॉट इन सिलेबस। फिर डी से आएगा डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, ठीक है। अब यहां पर बोल के तो रखा है डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन माइनस करो, बट इफ यू रिमेंबर 197 जब अपन ने पढ़ा ना, 1, 3, 5, 10, 11% वाला, दैट वाज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब अगर तुमको पूछा ना एग्जाम में कि 198 में प्रॉफिट क्या है, हाँ तो तुम ये माइनस करके दे दो, डिडक्ट द फॉलोइंग। बट अगर तुमको पूछा ना कि ये प्रॉफिट है, अब उसमें से तुम 197 में हमको बताओ मैक्सिमम जो 11% है वो क्या, तो जब भी तुम वो बताओगे ना 11% ये है, दैट टाइम डोंट डिडक्ट, मतलब इट विल बी बिफोर डिडक्टिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, क्योंकि उसी को ढूंढने के लिए यार तुम ये कर रहे हो ना। फिर पी आएगा प्रायर पीरियड लॉस एज पर सेक्शन 198 कैलकुलेशन इफ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ अर्लियर ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या बोलने का ट्राई कर रहा है पता है, दिस इज लाइक सेट ऑफ, बट नॉट सेट ऑफ लॉसेज एज पर पीएनएल। एक चीज होता है लॉस एज पर पीएनएल और एक चीज होता है लॉस एज पर 198, ठीक है। तो ये 198 का कोई भी पास्ट ईयर का कैलकुलेशन हुआ होगा, उसमें कोई लॉसेज हुआ ना, उसको सेट ऑफ करने की बात कर रहा है कि अगर तुमने अभी तक माइनस नहीं किया तो तुम यहां से उसको माइनस कर लो। फिर आता है डोंट डिडक्ट द फॉलोइंग, तो उसमें LIC, तो एल से आएगा लॉस ऑफ कैपिटल नेचर और लॉस ऑन सेल ऑफ अंडरटेकिंग। जैसे हमने ऊपर देखा था ना, प्रॉफिट को क्रेडिट नहीं देते थे, इसके लिए यहाँ पर बोला है लॉस भी तुम माइनस मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा डेली नेचर का नहीं है। आई से आएगा इनकम टैक्स, सुपर टैक्स या सरचार्ज बोलते हैं उसको अंडर इनकम टैक्स एक्ट, एंड एनी अदर टैक्स अदर देन पॉइंट टी ऑफ दैट सर्किट BDP। वो ऊपर क्या बोला था, डिडक्ट करना था अब नॉर्मल प्रॉफिट या एक्सेस प्रॉफिट पे या कोई स्पेशल टाइप का कोई टैक्स रहेगा ना, सिर्फ वही डिडक्ट करना, उसके अलावा यहाँ पर जो है इनकम टैक्स वगैरह दैट यू आर नॉट गोइंग टू डिडक्ट। फिर सी में आएगा कॉम्पेंसेशन और डैमेजेस पेड बट वॉलेंटरीली। ऊपर याद अपन ने कॉम्पेंसेशन पढ़ा था ड्यू टू लीगल लायबिलिटी या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह, तो यहाँ पर वही लिखा है कि अदर देन सी पॉइंट ऑफ सर्किट BDP, मतलब जो सी पॉइंट वही था कि अगर लीगल लायबिलिटी वगैरह है ना, दैट यू हैव टू डिडक्ट, बट वॉलेंटरी तुम दे के आए किसी को, दैट यू कांट डिडक्ट। एक और सी था चेंज इन कैरिंग वैल्यू और कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज इन इक्विटी रिजर्व्स और P&L अकाउंट। सी ऊपर क्या हुआ था पता है, जब हम पढ़ रहे थे ना डोंट गिव क्रेडिट, तो उसमें अपन ने देखा था गेन था, अपवर्ड रिवाइवल था, इधर डाउनवर्ड रिवाइवल है, सिंपल। तो डाउनवर्ड रिवाइवल वगैरह हुआ है तो डोंट डिडक्ट द फॉलोइंग। फॉर योर इंफॉर्मेशन खाली एक एग्जांपल देता हूँ टैक्सेस का, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। अगर तुमको क्वेश्चन में PBT दिया है ना, तो टैक्सेस का कुछ भी मत करना तुम, क्योंकि वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है एंड एनीवे हम इनकम टैक्स माइनस नहीं करने वाले। बट अगर पैट दिया है, अब एड बैक इनकम टैक्स, अब तुमको ये करना पड़ेगा। 199 रिकवरी ऑफ MR इन सर्टेन केसेस। कभी कभार रीस्टेटमेंट वगैरह हो जाता है, कभी कोई फ्रॉड हुआ, नॉन कंप्लायंस हुआ और तुम्हारे स्टेटमेंट जो है वो रीस्टेट करने पड़े, ठीक है, तो MR का अमाउंट जो है ना वो भी चेंज हो सकता है। देखो, when a company is required to restate financial statements of prior years due to fraud or non-compliances, then it shall recover any MR paid in excess, चाहे वो रेम्यूनरेशन हो, ESOP हो, जो भी हो, to MD, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर और CEO और by whatever name called। तो इनको अगर तुमने कोई भी टाइप का एक्सेस MR वगैरह दे दिया, चाहे वो पास्ट का MD है या अभी भी MD हो, फर्क नहीं पड़ता है, अगर तुमने एक बार जो उसको दिया था पास्ट में और अब पता चला कि वो रीस्टेट हो चुका है अमाउंट, तो वो रिटर्न करेगा, मतलब यू कैन रिकवर। देखो एग्जांपल, 2018 का नेट प्रॉफिट अंडर 198 था 1 करोड़, तो मैंने 11% इससे MR पेड वाज 11 लाख। But in 2020, a fraud was revealed and net profit of 2018 was overstated by 20 lakh। मतलब ये लोग ने कुछ तो भी कांड करके 80 लाख के बदले 1 करोड़ बताया था, मतलब 20 लाख वाज ओवरस्टेटेड। तो अकॉर्डिंगली 2018 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग रीस्टेटेड। ये तो अब MR भी तो रीस्टेट हो जाएगा 11%, तो नाउ मैक्सिमम MR इज 11% ऑफ 80 लाख विच इज 8.8 लाख। तो एक्सेस पेड कितना हुआ, 11 तुम पे करके आए थे, बट पे कितना कर सकते थे 8.8, तो 2.2 एक्स्ट्रा गया है, ठीक है। तो कंपनी कैन रिकवर इट फ्रॉम MD एक्सेट्रा एंड MD एक्सेट्रा शैल आल्सो बी लायबल अंडर 447। अच्छा, इसका मतलब हाँ ये भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि खाली कंपनी रिकवर कर सकता है,
वो बंदे को लायबिलिटी भी आने वाला है 447 हो या जो भी नॉन कंप्लायंस हो उसका। फिर सेक्शन 200 कंसिडरेशंस बाय द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू रेम्यूनरेशन लिमिट टू बी फिक्स्ड। कभी भी आप कंपनी के पास जाओगे अप्रूवल वगैरह लेने, तो कैसे फिक्स करेगा रेम्यूनरेशन? देखो, कंपनी में फिक्स द एमआर विद इन लिमिट्स स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट एज इट मे डीम फिट while providing its approval under 196 और 197। 196 अपॉइंटमेंट के लिए था एमडी डब्ल्यूडीटी मैनेजर का, एंड 197 वाज रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस वेयर इट हैज इनएडिक्वेट और नो प्रॉफिट्स। क्योंकि देखो, इनएडिक्वेट या नो प्रॉफिट्स है मतलब कि कंपनी शायद कोई नेगेटिव फेज में चल रहा है, तो कंपनी को बोला है कि तुम बाकी सब फैक्टर्स देखो, उसके बाद उसको रेम्यूनरेशन कितना देना है वो डिसाइड करना। क्या क्या फैक्टर्स है देखो। While fixing the MR, company shall have regards to the following: financial position of the company, professional qualification and experience of that person, remuneration or commission drawn by him in any other capacity or from any other company। मतलब अपने कंपनी से ले रहा है, दूसरे कंपनी से भी ले रहा है, वो भी देखना। पता चला कि ये दोनों कंपनी से 100 करोड़ उठा रहा है, तो अपने कंपनी से थोड़ा कम दे दो उसको, ठीक है, इट्स रीजनेबल। सिक्योरिटीज और ईसॉप हेल्ड बाय द डायरेक्टर या प्लेज्ड बाय द डायरेक्टर, वो भी देख के बाद में डिसाइड करना रेम्यूनरेशन। फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इन लास्ट 3 इयर्स देखो। कंपैरिजन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर वर्सेस डायरेक्टर एंड डायरेक्टर वर्सेस एम्प्लॉइज। कहीं पता चला कि एम्प्लॉइज को तुम अभी भी समझो ऑन एन एवरेज एम्प्लॉइज को तुम 10 लाख दे रहे हो पर एनम, और पता चला डायरेक्टर्स को तुम 100 करोड़ दे रहे हो, तो इतना डिविएशन जो है ना, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। तो वो भी चेक करेंगे वर्सेस वर्सेस करके। फिर 201 फॉर्म्स एंड प्रोसीजर ऑफ सर्टेन एप्लीकेशंस रेड विथ रूल 7। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था। एवरी एप्लीकेशन अंडर 196 फॉर सीजीज अप्रूवल शैल बी मेड वाया फॉर्म MR2 विद इन 90 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट। याद करो, जिसका 70 इयर्स का एज अटेन हो गया था उसको ऑप्शन 1 दिया था SR पास करो। ऑप्शन 2 था कि अगर तुम्हारा OR टाइप सिचुएशन हो गया ना, फॉर वोट्स आर एक्सीडिंग अगेंस्ट वाले वोट्स, तो तुम सीजी का अप्रूवल लेने जा सकते हो। तो इधर ही वो MR2 के हिसाब से तुमको करना है, अप्रूवल लेना है विद इन 90 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट। बिफोर द एप्लीकेशन इज मेड, एक जनरल नोटिस देना है तुमको। जनरल नोटिस मस्ट बी सेंड टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इंडिकेटिंग नेचर ऑफ एप्लीकेशन प्रपोज्ड। General notice must be published in at least one English newspaper and one local newspaper of district where the registered office is located. And the notice must be attached along with MR2 along with a certificate of publication in newspaper। ऐसा सर्टिफाई करके देंगे BOD कि हाँ हमने ना ये नोटिस पब्लिश किया था न्यूज़पेपर में। एंड यस, फॉर योर इन्फो, BOD अप्लाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो बंदा जो MD है 70 इयर्स का हो गया वो नहीं करेगा, उसको तकलीफ मत दो इतना। 202 CFLU, very important। CFLU to MD, whole time director, manager। CFLU मतलब compensation for loss of office। तो कंपनी may make a payment to MD, whole time director, manager and not any other director। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे आंसर में नीचे ना सब जगह पे तुमको डायरेक्टर 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 दिखेगा, वो इन तीनों का ही बात हो रहा है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो कंपनी में मेक अ पेमेंट टू देम बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस और कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस, कोई भी नाम से हो सकता है ये। तो ये खाली ये तीनों को मिल सकता है। ओके, नाउ नो सीफ्लू एक्सेट्रा कैन बी पेड इन द फॉलोइंग केसेस। थोड़े केसेस है जहां पर तुम सीफ्लू नहीं दोगे उसको, इट इज नॉट अलाउड। पहला, director resigns from the office as a result of reconstruction or amalgamation and is appointed as MD, whole-time director, manager or any other officer of that reconstructed or newly formed company। तुम्हारे कंपनी का डीमर्जर हुआ, मर्जर हुआ, अमालगमेट होके कोई नई कंपनी बन गई, जो भी है, अगर तुमको जॉब मिला ना वापस उधर, तो तुमको सीफ्लू नहीं मिलेगा बिकॉज एक्चुअली यू हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग। फिर नेक्स्ट, अगर डायरेक्टर खुद से निकलता है तो डायरेक्टर रिजाइंस otherwise than on reconstruction और amalgamation, क्योंकि वो ऊपर कवर हो गया। दैट इज डायरेक्टर रिजाइंस वॉलंटरीली, खुद से छोड़ के जा रहे हो तो ये तो तुम्हारा डिसीजन है, हमने थोड़ी निकाला है, तो काय का सीफ्लू। ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इज वेकेटेड अंडर 167, मतलब कुछ झोल किया, कन्विक्टेड अंडर एनी एनी एक्ट या फिर अनसाउंड माइंड का हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 167 के हिसाब से गया तो नो सीफ्लू। Director is guilty of fraud, breach of trust with respect to affairs of that company or holding or subsidiary company. Again, जोल किया, no सीफ्लू। Company is being wound up by NCLT or voluntarily due to gross negligence of director, कांड किया रहेगा इसने, कंपनी वाइंड अप हुआ, no सीफ्लू। And he instigated or took part in termination of his office।
वो एग्जांपल दिया था ना, तो चलते चलते वो लड़कियों को देखते तो सीटी मारता है, फिर कोई भी कंप्यूटर दिखा तो उसका सीपीयू का वायर खींच के निकल जाता है, फिर किसी का लैपटॉप देखा कभी भी चलते चलते बंद करके जाएगा, किसी पे पानी फेंक दिया, आलतू फालतू चीजें किया और उसको कंपनी ने निकाल दिया। तो ये तो भाई तुम इंस्टिगेट कर रहे हो। बिग बॉस में लोग करते हैं ना, थोड़ा भी आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, फिर सामने वाला मारेगा और फिर बिग बॉस को घर से बाहर निकाल देगा। तो ऐसे केस में नो सी फ्लू विल बी गिवन। ये जानबूझ के तुमने किया इसके। फिर क्वांटम मैक्स सी फ्लू कितना दे सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेम्यूनरेशन दैट ही वुड हैव अर्न्ड फॉर रिमेनिंग टेनर और 3 years विच एवर इज लोअर। उसका जितना रिमेनिंग है, देखो 5 साल का उसको टेनर देता ना अपन, तो अगर समझो उसका रिमेनिंग है 3.5 years या 3 विच एवर इज लोअर, तो हम उसको है ना और 3 साल के लिए रेम्यूनरेशन देंगे। ये बट कितना रेम्यूनरेशन देने का, तो इट विल बी बेस्ड ऑन एवरेज रेम्यूनरेशन ऑफ लास्ट 3 years और शॉर्टर पीरियड एज द केस में भी। तो समझो अगर ये यही केस में समझो रिमेनिंग है ना 3.5 है, मतलब यू हैव ऑलरेडी वर्कड 1.5, 5 का वो स्केल पे, तो 1.5 काम किए हो ना, तो 1.5 में जो तुम्हारा एवरेज रेम्यूनरेशन था ना, वो मतलब लास्ट 3 years अगर हुआ रहेगा तो वो, नहीं तो शॉर्टर पीरियड जैसे 1.5। ओके, फिर अपन ने एग्जाम्पल देखा था, फटाफट देख लेंगे। एमडी का टर्म है समझो 5 साल का, रेम्यूनरेशन ऐसा डिसाइड हुआ था 5 साल का 10, 12, 14, 16 और 18 लाख। इफ रिमूव्ड आफ्टर 2 years या आफ्टर 4 years या फिर एक और है आफ्टर 1 year 8 months। अगर 2 साल बाद निकला, ठीक है, तो एवरेज रेम्यूनरेशन 2 साल का क्या था, 10 और 12 मतलब 11 लाख। नेक्स्ट 3 years के लिए उसको देंगे रिमेनिंग 10 और 3, और 3 विच एवर इज लोअर तो 3 आएगा, तो 11 इंटू 3 33 देंगे। अच्छा 4 साल बाद अगर निकला, 4 साल बाद निकला मतलब ये वाले केस में इधर, तो एवरेज रेम्यूनरेशन अब लास्ट 3 साल का ही लेना है खाली अपने को, तो इधर आएगा 14 लाख। एक खाली साल बचा है ना एक्स्ट्रा, मतलब रिमेनिंग 10 और जो है वो 1 और 3 विच एवर इज लोअर, तो 1 आएगा, तो 14 लाख इंटू 1। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है 1 year 8 months के बाद रिमूव हुआ, तो पहले तो एवरेज निकालना पड़ेगा तुमको। तो फर्स्ट ईयर का 10 लाख था, सेकेंड ईयर का 12 लाख था, उसमें 8 ही महीना काम किया, तो 12 इंटू 8/12, ठीक है, डिवाइड बाय अब कितने ईयर्स हुए, तो 1 year तो पूरा था एंड सेकेंड 8/12 हुआ था, मतलब 0.666 समथिंग आएगा। तो ये करके रेम्यूनरेशन एवरेज आया 10.8 लाख। कितना टाइम बाकी है, तो इधर देखोगे 1 year 8 months है, मतलब रिमेनिंग 3 year 4 months है, ठीक है, और 3 विच एवर इज लोअर, तो 3 इंटू 10.8 करने का, तो 32.4 लाख मैक्सिमम सी फ्लू दे सकते हैं। नो सी फ्लू if winding up of a company commence before date of cessation of his office or within 12 months from the date of cessation if assets of the company are not sufficient to repay the shareholders capital and premium। मतलब कि अगर समझो वाइंडिंग अप हुआ है, ठीक है, वो निकला ना उसके पहले ही, बिफोर, या फिर वो निकला उसके विद इन 12 मंथ्स, मतलब झोल करके गया है और बाद में वाइंडिंग अप हुआ समझो विद इन 12 मंथ्स। तो इन दैट केस अगर कंपनी के एसेट सफिशिएंट नहीं है ना पेमेंट करने के लिए, किसको, शेयर होल्डर्स को, तो हम एमडी को वगैरह को सी फ्लू नहीं दे सकते। अच्छा शेयर होल्डर्स कैपिटल तो समझा, व्हाट वाज प्रीमियम, तो याद करो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम होता है ना उसका बात हो रहा है। फिर सेक्शन 202 डज नॉट प्रोहिबिट पेमेंट टू एमडी एक्सेट्रा फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन अदर कैपेसिटी। मतलब कि उसको तुम एमडी बनने का पैसा, एमडी है वो, उसका पैसा तो दे ही रहे हो, साथ में अदर कैपेसिटी जैसे कि वो डॉक्टर है या सीए है या लॉयर है जो भी है, तो अदर कैपेसिटी में है ना तुम दो उसको, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, दिस वाज 202। सेक्शन 203 अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। कौन सी कंपनी कितने केएमपी अपॉइंट करेगी, मिनिमम मैक्सिमम वगैरह कहीं पे भी नहीं लिखा था, तो उसके लिए ये 203 था। 203 सबसेक्शन 1 रेड विथ रूल 8 बोलता है एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 crore और मोर शैल हैव होल टाइम केएमपी। होल टाइम केएमपी में आएंगे 3 लोग मिनिमम। कौन 3 लोग, पहला सीएफओ प्लस सीएस, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा जो है या तो एमडी या तो सीईओ या तो मैनेजर, और इन देयर एब्सेंस डब्ल्यूटीडी भी चल जाएगा। तो ये तीसरा कैटेगरी है, ठीक है। तो 3 होल टाइम केएमपी होते हैं, ठीक है, तो ये तीनों होने ही चाहिए। तो सीएस सीएफओ मैंडेटरी, एंड ये 4 में से कोई भी एक, एमडी सीईओ मैनेजर प्रेफरेबली, नहीं है तो फिर होल टाइम डायरेक्टर।
What about private companies? तो रूल 8A बोलता है every private company having paid up share capital of 10 crore or more shall appoint a whole time company secretary. बस बाकी कोई भी नहीं, सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी। पहले ये 5 करोड़ था, अब ये 10 करोड़ हो चुका है, एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, तो ये दोनों कंपेयर हो सकता है, ये भी 10 और ये भी 10। बट पब्लिक का अगर 10 करोड़ हो गया तो उसको ये तीनों, बट प्राइवेट का अगर 10 करोड़ हो गया तो सिर्फ एक जो है CS। फर्स्ट प्रोविजो बोलता है एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द कंपनी एज वेल एज MD और CEO ऑफ द कंपनी एट द सेम टाइम। मतलब नॉर्मली एक बंदा चेयरपर्सन प्लस MD या चेयरपर्सन प्लस CEO नहीं बन सकता, बट याद रखना दिस इज एक बंदा एट एक टाइम एट वन कंपनी। ओके, अगर मैं आज चेयरपर्सन हूं, फिर मैंने वो पदवी छोड़ दिया और उसके बाद में यही कंपनी में MD बना तो चल जाएगा, बट एट द सेम टाइम नहीं चलेगा। बट एक्सेप्शन है, इफ AOA प्रोवाइड्स अदरवाइज तो चेयरपर्सन प्लस MD एक सिंगल बंदा बन सकता है एक कंपनी में, या इफ कंपनी डज नॉट कैरी मल्टीपल बिजनेस तो भी चलेगा। अगर एक ही धंधा है तुम्हारा, समझो तुम रिलायंस नहीं हो, एक ही धंधा है तुम्हारा अगर खाली, तो चेयरपर्सन प्लस MD बन सकता है एक बंदा। फिर एक एक्सेप्शन है, सेकेंड प्रोविजो बोलता है कि जो अभी ऊपर पड़ा ना फर्स्ट प्रोविजो विल नॉट अप्लाई टू सम कंपनीज। कौन सी कंपनीज? तो पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक तुम सब जगह पे और पढ़ रहे थे, तो एंड टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर। अगर कोई पब्लिक कंपनी का कैपिटल 100 या उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 या उससे ज्यादा है, एंड इट हैज मल्टीपल बिजनेस एंड वन CEO फॉर ईच बिजनेस। मतलब समझो हम हैं रिलायंस, एग्जाम्पल, ठीक है, हम रिलायंस है, हमारे दो धंधे हैं, ऐसे तो 2000 है बट हम एग्जाम्पल लेंगे, सिर्फ दो धंधे। अगर मेरा एक धंधे के लिए मेरा CEO है एक, CEO 1, सेकेंड धंधे के लिए मेरा CEO 2 है, ठीक है, तो अगर मैं मुकेश अंबानी हूं तो क्या मैं रिलायंस का MD प्लस चेयरपर्सन बन सकता हूं? ये है मुकेश अंबानी का आंसर इज यस, क्योंकि उसको ऊपर वाला प्रोविजो अप्लाई ही नहीं करता है, क्योंकि उसके जितने भी बिजनेस है, मल्टीपल बिजनेस है, हर एक के लिए उसने एक एक CEO रखा है, तो चलेगा, मुकेश अंबानी कैन बिकम MD प्लस चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस, नो प्रॉब्लम। उसके बाद 203 सबसेक्शन 2 बोलता है अपॉइंटमेंट के बारे में, एवरी WT KMP मतलब होल टाइम KMP शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन एंड सच बोर्ड रेजोल्यूशन शैल कंटेन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट। क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा? तो उसका टेनोर क्या होगा, उसका रेम्यूनरेशन क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, 117 सबसेक्शन 3 में अपन पढ़े थे ना आंसर, CBI बिग डेटा पा, इसमें ये वाला A था, उसमें था अपॉइंटमेंट ऑफ KMP के लिए कंपलसरी BR एट BM, नो सर्कुलेशन अलाउड, तो उधर लिखा था, यहाँ पर कनेक्ट कर दो इसको, तो होल टाइम KMP को अगर अपॉइंट करना है तो क्या चलेगा, क्या लगेगा, BR एट BM ओनली। सबसेक्शन 3, रेस्ट्रिक्शन ऑन मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स। ऐसा बोला है कि एक होल टाइम KMP शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एट द सेम टाइम एक्सेप्ट इन इट सब्सिडरी। मतलब अगर मैं समझो एक कंपनी में CFO हूँ, ठीक है, रिलायंस में मैं CFO हूँ, उसके नीचे समझो उसका सब्सिडरी है जियो, अगर जियो में मैं CEO हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, तो क्या चलेगा? हाँ, बिंदास चलेगा। मतलब नॉट मोर देन वन कंपनी तो बोला है, बट सब्सिडरी होगी ना तो चल जाएगा। अच्छा, फिर एक और समझो, अगर मैं टाटा में अगर CS अपॉइंट हो गया तो ये नहीं चलेगा फिर। ओके, क्या इसका मतलब ये है कि मैं टाटा में डायरेक्टर नहीं बन सकता हूँ? नहीं, डायरेक्टर बन सकते हो, डायरेक्टर के लिए कोई वादा नहीं, देखो नीचे लिखा है, बट ही कैन बी अ डायरेक्टर इन अदर कंपनी विद द परमिशन ऑफ BOD। फिर MD के लिए एक एक्सेप्शन है, MD के लिए बोला है इफ अ पर्सन इज MD और मैनेजर इन अ कंपनी देन ही कैन बी अपॉइंटेड एज MD इन वन अदर कंपनी, नॉट मोर देन वन अदर कंपनी। मतलब एग्जाम्पल, अगर तुम MD हो रिलायंस में, अगर तुमको अब MD बनना है टाटा में, अलाउ, चलेगा। अब वापस अगर एक और कंपनी है, समझो यू वांट टू बिकम MD इन बाटा, ये नहीं चलेगा, रुक जाओ, हम दो, हमारे दो जगह पे MD बस है, बट इतना इजी नहीं है। अगर तुमको MD बनना है ना दूसरे कंपनी में, समझो रिलायंस के बाद टाटा में, तो अपॉइंटमेंट का एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा बाय बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग विद कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग। मतलब यूनानिमस मांगता है,
जैसे अपन 186 वाले में पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में, 186 में लिखा था कि LISG तुमको करना होता ना तो यूनानिमस लगता है वैसे ही। एंड स्पेशल नोटिस ऑफ दिस मीटिंग एंड रेजोल्यूशन मस्ट बी गिवन टू ऑल द डायरेक्टर्स हु आर इन इंडिया। सबको पता चलना चाहिए कि क्या रेजोल्यूशन हमको पास करना है। ओके, एग्जाम्पल्स देखे थे अपन ने, तो मिस्टर ए जो है वो एमडी ऑफ रिलायंस है, एमडी ऑफ टाटा है, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एसबीआई है। तो एमडी ऑफ रिलायंस, एमडी ऑफ टाटा चलता है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग कि यूनानिमस रेजोल्यूशन मिल चुका है एंड ये एडिशनल डायरेक्टर बना है, उसके लिए भी बीओडी का परमिशन मिल चुका है, तो ये वैलिड हो गया। फिर मिस्टर बी एमडी ऑफ रिलायंस जियो, सीएस ऑफ टाटा, डायरेक्टर ऑफ बाटा। डायरेक्टर में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर वो एमडी ऑफ रिलायंस जियो है तो भाई अब तुम सेकंड पोजीशन ले रहे हो ना होल टाइम केएमपी का, ये नहीं चलेगा। तो यू कांट बिकम होल टाइम केएमपी इन मोर देन वन कंपनी, ये बोला था, तो ये हो गया इनवैलिड। फिर एक और मिसेस सी है, तो वुमेन डायरेक्टर ऑफ रिलायंस है, ठीक है। वुमेन डायरेक्टर हो या नॉर्मल डायरेक्टर हो, यहां पर हमको फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टर है तो चल जाएगा, अज्यूमिंग परमिशन मिला बीओडी का। सीएफओ ऑफ रिलैक्सो है एंड एमडी ऑफ रिलायंस इज सब्सिडरी है। अब देखो सीएफओ ऑफ रिलैक्सो है, इधर तक ठीक था। एमडी मतलब ये देखो सेकेंड होल टाइम केएमपी शिप ले लिया उसने, ऑफ रिलायंस इज सब्सिडरी। अब देखो रिलैक्सो की सब्सिडरी होती ना तो एक बार चल जाता, बट रिलायंस की सब्सिडरी है, ये नहीं चलेगा। अगर यहीं पे लिख देता हूं मैं, समझो कि वो रिलैक्सो का सब्सिडरी है और उसकी वो एमडी बनी है, तो ये एक बार चल जाता, क्योंकि होल टाइम केएमपी जो है इट कैन बी इन इन सम अदर कंपनी ओनली इफ इट इज अवर सब्सिडरी। तो यहां पर ये वायोलेशन, तो ये भी हो गया इनवैलिड। फिर 203 सबसेक्शन 4, वैकेंसी हुआ तो क्या सीन है, तो सिंपल है, फिल्ड अप एट बोर्ड मीटिंग बाय बीओडी एंड कभी तक विद इन 6 months फ्रॉम द वैकेंसी। अभी तक जो भी पढ़ा ना 203 सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 shall not apply to MD, CEO, manager or in their absence WTD to a government company that has not defaulted under 137(92)। ये बोला है सबसेक्शन 4A ने। वो बोलता है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी है ना तो ऊपर का कुछ भी नहीं देखने का, मतलब एक बंदा गवर्नमेंट कंपनी में एमडी के साथ साथ चेयरपर्सन भी बन सकता है, कोई इसको कुछ नहीं रोकेगा। क्यों ऐसा सब बोला है पता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी एज वी नो कि ऑलरेडी हालत खराब है, पैसे देती नहीं है, लोगों को काम उधर करना नहीं है, तो शायद एक ही बंदा 2-3 पोस्ट लेता रहेगा, तो इट्स ओके, बट डिफॉल्टिंग नहीं होना चाहिए। सबसेक्शन 5 बोलता है कॉन्ट्रावेंशन अगर कंपनी ने किया तो 5 लाख की फ्लैट पेनल्टी। डिफॉल्टिंग डायरेक्टर या केएमपी होगा, डायरेक्टर का भी डिफॉल्टिंग होगा, प्रायर परमिशन नहीं लिया होगा। एक जगह पे तुम एमडी हो, दूसरी जगह पे डायरेक्टर बनना है तो परमिशन लगता है। सिमिलरली केएमपी ने अगर नहीं लिया होगा तो पेनल्टी 50,000 का एंड 1,000 पर डे कंटिन्यूइंग ऑफेंस का होगा, मैक्सिमम 5 लाख तक ही जाएगा। बहुत चिंदी पेनल्टी है, 5 लाख जो है वो 2-3 महीने में कमा लेगा। फिर 204 सेक्रेटेरियल ऑडिट फॉर बिगर कंपनी। सेक्रेटरियल ऑडिट, पहली बात तो सेक्रेटरियल ऑडिट में क्या क्या चेक होता है, मैंने बोला था बोर्ड मीटिंग्स बराबर से हुई है कि नहीं, जनरल मीटिंग बराबर हुई है कि नहीं, कमिटी मीटिंग बराबर हुई है कि नहीं, मिनट्स बुक्स बराबर रखा है कि नहीं, फिर सारे के सारे ये स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स, स्टैट्यूटरी रजिस्टर अपन अभी तक देखे एमबीपी 1, 2, 3, 4 अपन ने देखा था। नोटिस होते हैं, नोटिस चेक करेंगे ये लोग, शेयर होल्डर रजिस्टर, फिर डिपॉजिट होल्डर का रजिस्टर, इन्वेस्टमेंट्स के रजिस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब बेसिकली कंप्लाई हो रहा है कि नहीं वो देखना है। तो एवरी लिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी है सेक्रेटरियल ऑडिट। रूल 9 बोलता है अदर पब्लिक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 250 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम बैंक पीएफआई 100 करोड़ और मोर। ठीक है, अलग नंबर है 50, 250 एंड 100, इधर ये अमेंडमेंट हुआ है तो अच्छा चांस है आने का। प्रोसीजर कंडक्टेड बाय प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी पीसीएस, ऑडिट रिपोर्ट होगा फॉर्म MR3 में, अनेक्स द ऑडिट रिपोर्ट विद द बोर्ड रिपोर्ट। क्या क्या ड्यूटी होगी कंपनी और बीओडी की, तो कंपनी की ड्यूटी है गिव ऑल द असिस्टेंस एंड फैसिलिटीज टू पीसीएस फॉर ऑडिटिंग ऑल द सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, उसको सारा का सारा असिस्टेंस दे दो। बीओडी को बोला है, अगर समझो अपन बचपन में पढ़े थे ना, ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाइड होता है, कभी कभी अनक्वालिफाइड होता है, एडवर्स होता है, डिस्क्लेमर होता है, तो कुछ भी टाइप का अगर ऑडिटर ने कुछ भी निकाला क्वालिफिकेशन वगैरह, तो बोर्ड रिपोर्ट शैल इंक्लूड एक्सप्लेनेशंस टू all the qualification and remarks made by PCS in MR3, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कॉन्ट्रावेंशन हुआ बाय कंपनी ऑफिसर या पीसीएस तो 1 लाख से 5 लाख तक की पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा।
फिर 205 फंक्शंस ऑफ सीएस, रेड विथ रूल 10। सीएस क्या क्या काम करता है, तो रिपोर्ट टू द बीओडी अबाउट कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड ऑल द अदर लॉज जो उसको लगता है, एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, guide the BOD with respect to their duties, powers, responsibilities, and corporate governance, facilitate and convene board meeting, committee meeting, general meeting, and maintain their minutes, take approvals of BOD, company, government वगैरह, किधर भी तुमको दिखता है ना प्रायर अप्रूवल ऑफ ये नीडेड वो नीडेड वगैरह, सब ड्राफ्टिंग भी यही करेगा एंड फैसिलिटेट भी यही करेगा कि हाँ इसका अप्रूवल अभी लेना है। रिप्रेजेंट बिफोर रेगुलेटर्स एंड एनसीएलटी या अथॉरिटीज, एग्जाम्पल वही रेगुलेटर्स एंड अथॉरिटीज में एनसीएलटी है, एनसीएलएटी है, और भी आएंगे, देखो धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। आरओसी, फिर अपना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये तो सिर्फ कंपनीज एक्ट में हुए, और भी सारे बहुत सारे जगह पे होते हैं। समझो लिस्टेड है कंपनी तो सेबी, सेबी का भी अंदर इफ यू रिमेंबर बहुत सारे ऑफिसर्स थे, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स थे, डायरेक्टर वगैरह, बहुत सारे अलग अलग एक्ट में जितने भी अथॉरिटीज रेगुलेटर्स है सबके पास तुम सीएस को भेज सकते हो बिंदास, एक्सेप्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सीए सीएस वगैरह कोई भी अलाउड नहीं होगा, ओनली लॉयर। एंड लास्ट, डिस्चार्ज ड्यूटीज अंडर कंपनीज एक्ट एज वेल एज दोज गिवन बाय द बीओडी, बीओडी के नीचे ही आता है ये, जस्ट लाइक एमडी एंड मैनेजर। वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसमें 4 पार्ट, पार्ट 1, 2, 3, 4। पार्ट 1 ऑलरेडी स्टडीड इन 196, याद करो आईडीआर वाला शॉर्ट फॉर्म था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमडीडब्ल्यूडीडी मैनेजर। फिर पार्ट 2 रेम्यूनरेशन, यही तो अपने को मेन चीज पढ़ना है। पार्ट 3 बोलता है सम प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, एंड पार्ट 4 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट अ कंपनी फ्रॉम कंप्लायंस ऑफ शेड्यूल 5। ओके, पार्ट 1 तो हो चुका है, पार्ट 2 में शुरू करते हैं रेम्यूनरेशन। अब इसमें ऐसा है कि सेक्शन 5 है, तो फर्स्ट सेक्शन जो है ना, कंपनी हैविंग प्रॉफिट्स, ये 197 में पढ़ लिया हमने, क्या था ये 11, 1, 3, 5, 10 वो वाला। सेक्शन 2 जो है इनएडिक्वेट प्रॉफिट वाला, ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्या था ये, तो 60 लाख, 84 लाख, 120 लाख एंड सो ऑन, वो भी 197 में था। सेक्शन 3 बोलता है वही सेम केस, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, बट इन सर्टेन केसेस फ्रीली पे कर पाओगे तुम, तो ये हम देखेंगे अभी। सेक्शन 4 बोलता है परक्विजिट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एमआर, बहुत सही तोड़ क्वेश्चन इसमें है। एंड सेक्शन 5 एमआर टू केएमपी इन 2 कंपनीज, कोई अगर 2 कंपनी में केएमपी है तो कैसे एमआर का क्या लिमिट होगा वो। सेक्शन 1, 2 तो हो चुका है, तो सेक्शन 3 ऑफ पार्ट 2, सेक्शन 3 ऑफ पार्ट 2 बोलता है कंपनीज विद इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स में पे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इन एक्सेस ऑफ लिमिट्स अंडर सेक्शन 2 ऑफ पार्ट 2, मतलब वही 60 लाख, 84 लाख, 120 लाख वाला। तो इफ सम अदर कंपनी pays an amount in excess of limits under section 1 and 2, मतलब if you are Reliance, तुम्हारा जो MD है वही MD नेस्ले में भी है, रिलायंस का MD नेस्ले में भी है, मतलब वो अदर कंपनी बोलेंगे। इफ सम अदर कंपनी pays in excess of limits under 1 and 2, so that some other company should be either foreign company or a company that has got shareholders approval, that company treats the amount as MR, managerial remuneration, मतलब आलतू फालतू कोई एम्प्लॉय टाइप नहीं, MR के टाइप। एंड 197 जो है ना वो कंप्लाई होना चाहिए, ओके, जो भी KMP को वो पे करता है। अगर ऐसा किया है ना, तो नेस्ले ने अगर एक्सेस में पे किया ना, तो रिलायंस कैन ऑल्सो पे इन एक्सेस इफ इट डज नॉट हैव प्रॉफिट्स, मतलब इनएडिक्वेट रहेगा। तो लॉजिक क्या होगा कि अगर एक दूसरा कंपनी या एक फॉरेन कंपनी अगर उसको पे कर रहा है यू नो इन एक्सेस ऑफ दोज लिमिट्स, तो फिर हम कर लेंगे दैट पर्सन माइट बी वैल्यूएबल। ओके, वैसे ही वैल्यू से याद आएगा ये बी वाला पॉइंट, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है ना, तो 7 साल फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन यू कैन बिंदास पे, कोई तुमको नहीं रोकेगा, एनी रेम्यूनरेशन इज अलाउड। ओके, यहां पर भी क्यों, उसको क्यों हम अलाउ कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं होगा तो, बिकॉज ये कंपनी को ग्रो करना है। एंड सेकेंड एंड थर्ड क्या है, तो सिक कंपनी फॉर हुम BIFR हैज अप्रूव्ड अ रिवाइवल प्लान, एंड यहाँ पर एक कंपनी जिसके लिए रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय NCLT अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये दोनों केसेस में 5 इयर्स फ्रॉम अप्रूवल ऑफ दोज प्लान्स, रिवाइवल के प्लान्स में 5 इयर्स तक यू कैन पे बिंदास एनी रेम्यूनरेशन, कोई तुमको नहीं रोकेगा। व्हाई, बिकॉज रिवाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, MD वगैरह को तो पैसा देना ही पड़ेगा तो ही रिवाइव होगी कंपनी।
तो देर आर रीजंस बिहाइंड दिस कि इसको क्यों हम बिंदास एक्सीडिंग द लिमिट अलाउ कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द रीजन, यहाँ पर ग्रो करना है, यहाँ पर रिवाइव करना है। एंड एक और है कि इफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इज एक्सीडिंग द लिमिट्स अंडर सेक्शन 2 बट the MR is fixed by BIFR or NCLT, बोर्ड फॉर इंटरनल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, एंड अपना नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने फिक्स किया है, तो बस भाई वो तो माई बाप है, उनके ऊपर तो कोई नहीं है, उन्होंने फिक्स कर दिया तो फिर बिंदास पे करो, नो प्रॉब्लम। सेक्शन 3 शैल अप्लाई इफ, ये जो अभी पढ़ा ना अपन ने, इट विल अप्लाई फॉर इफ फॉर पॉइंट बी एंड सी द KMP इज नॉट रिसीविंग MR फ्रॉम एनी अदर कंपनी। तो बी एंड सी देखा ना अभी कि वो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है या NCLT वाला रेजोल्यूशन प्लान वगैरह है या ये सी वाला, ये सब में KNP इज नॉट रिसीविंग MR फ्रॉम एनी अदर कंपनी, मतलब एक ही कंपनी को डेडिकेटेड है, तो हम ये अप्लाई करेंगे कि उसको बिंदास पे करो। ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, और अगर वो नहीं है तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, certifies that secured creditors and term lenders have given a written NOC, no objection certificate, for appointment and remuneration, and this certificate must be attached with MR3। MR3 क्या होता है? 60 days के अंदर फ्रॉम अपॉइंटमेंट तुमको ये फाइल करना होता है अपॉइंटमेंट ऑफ KMP से। एंड अगेन सेम, ऑडिटर CS या PCS certifies that there is no default to any creditors or deposit holders, तो ही ये अप्लाई करेंगे, मतलब बिंदास अलाउ हो, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह कुछ जरूरत नहीं होगा ये सेक्शन 3 में। फिर सेक्शन 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, perquisites नॉट इंक्लूडेड इन MR अंडर सेक्शन 2 and 3 ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर अगर तुम्हारा ध्यान नहीं गया तो भाई खत्म हो गया गेम। सिर्फ सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, मतलब ओनली फॉर इन एडिक्वेट प्रॉफिट्स ये रूल अप्लाई करना। अगर एडिक्वेट प्रॉफिट्स है तो जो MR आएगा ना 11% या 13510 जो भी है, उसमें सब में ये परक्विजिट्स ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं। बट अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स है तो ये सारे परक्विजिट्स जो है वो नॉट इंक्लूडेड होंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर इनएडिक्वेट है तो ये वाला रूल अप्लाई करना, परक्विजिट्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन MR। मतलब क्या है इसका? तो MR के ओवर एंड अबव फ्रीली पे करो, बिंदास पे करो, कोई नहीं रोकेगा। ओके, जैसे कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एन्युटी फंड, सुपर एन्युटी फंड टू द एक्सटेंट exempt under the income tax act, gratuity payable up to half month's salary for each completed year of service। हाफ मंथ का जो सैलरी होगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, मतलब अगर 24 महीना क्या 24 साल 2 महीने है तो इधर इंटू 24 करना। ओके, एनकैशमेंट ऑफ लीव एट द एंड ऑफ द टेनर के एंड तक रुक गए, उसके बाद एनकैश किया तो वो भी नॉट इंक्लूडेड इन MR होगा, मतलब ओवर एंड अबव मिलेगा, चलेगा। एक्स्ट्रा एक्सक्लूजन फॉर एक्सपेट्रिएट मैनेजरियल पर्सन इंक्लूडिंग NRI, बेसिकली ये लोग जो है वो बाहर काम करते हैं, अपने ही कंपनी के लोग हैं बट बाहर काम करते हैं, तो उसके लिए बोला एक्स्ट्रा एक्सक्लूजन, मतलब उनको ये सब भी मिलेगा ये एक्सक्लूजन, बट और भी मिलेगा। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक्सक्लूजन में है फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन स्टडीइंग इन और आउटसाइड इंडिया, अप टू कितना, अप टू एक्सक्लूजन में आने वाला 12,000 पर मंथ पर चाइल्ड, और एक्चुअल एक्सपेंस विच एवर इज लोअर, 2 चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, उसके ऊपर का जो भी है वो सब इंक्लूड हो जाएगा MR में। ओके, फिर आओ जाओ का खर्चा रहेगा वो लोग का, एरोप्लेन वगैरह का, तो हॉलीडे पैसेज फॉर चिल्ड्रन स्टडीइंग अब्रॉड और फैमिली स्टेइंग अब्रॉड। चिल्ड्रन स्टडीइंग अब्रॉड या फैमिली स्टेइंग अब्रॉड, अभी स्टडी कर रहे हैं बाहर समझो, और उसको है ना कोई हॉलीडे मारने का रहेगा, या फैमिली बाहर ही रहती है हॉलीडे मारने का रहेगा, तो रिटर्न पैसेज मिलेगा। रिटर्न पैसेज जो है एयर फेयर वगैरह या डायरेक्टली टिकट मिलेगा, तो वंस इन अ ईयर इन इकोनॉमिक क्लास ले सकते हो तुम, या वंस इन 2 इयर्स, अगर फर्स्ट क्लास में अमीरो नवाबों वाले ख्वाब है तुम्हारे तो वंस इन 2 इयर्स मिलेगा फॉर चिल्ड्रन फैमिली अलॉन्ग विद दैट मैनेजरियल पर्सनल, मतलब तुम्हारे चिल्ड्रन के लिए सिर्फ नहीं है, तुम्हारे लिए भी है प्लस चिल्ड्रन के लिए भी है। ओके, एंड दैट वोंट बी इंक्लूडेड इन योर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। एंड लीव ट्रैवल कंसेशन, तो ऊपर क्या हो रहा था, पैसेज मतलब डायरेक्टली टिकट वगैरह मिलता रहेगा, यहाँ पर कंसेशन डिस्काउंट टाइप मिलता रहेगा, तो रिटर्न पैसेज फॉर सेल्फ प्लस फैमिली टू बी स्पेंड अब्रॉड, दैट इज इन योर होम कंट्री। रेम्यूनरेशन विल ऑलवेज इंक्लूड रीइंबर्समेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टू द मैनेजरियल पर्सनल, उसने जो डायरेक्ट टैक्स भरा वो भी समझो कंपनी रीइंबर्स करता है उसको, तो वो भी उसके MR में तो इंक्लूड होएगा ही ना बाय डिफॉल्ट। एंड फैमिली जिधर इधर लिखा है ना, ये देखो इधर फैमिली लिखा था, इधर फैमिली लिखा था, तो स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स। ओके, फिर सेक्शन 5
पार्ट 2 का। सेक्शन 5 बोलता है कि 2 कंपनी से अगर एमआर आ रहा है ना तुमको, तो क्या करने का। तो सब्जेक्ट टू सेक्शन 1 to 4 ऑफ पार्ट 2, अ मैनेजरियल पर्सनल शैल ड्रॉ रेम्यूनरेशन फ्रॉम वन और बोथ द कंपनीज। बट अगर बोथ द कंपनीज है तो रेम्यूनरेशन फ्रॉम बोथ द कंपनीज इन एग्रीगेट शुड बी अप टू हायर मैक्सिमम लिमिट एडमिसिबल फ्रॉम वन ऑफ द कंपनीज वेयर ही इज मैनेजरियल पर्सनल। इसके लिए अपन ने एग्जाम्पल लिखा है नीचे, ये देख लो। मिस्टर ए इज एमडी ऑफ रिलायंस एंड एमडी ऑफ जियो। अलाउड है ना, एक एमडी और फिर दूसरे में एक और बार तुम एमडी हो सकते हो, अलाउड है। तो रिलायंस का अपन ने सब कुछ देखा, ठीक है, ये सेक्शन 1 2 सब कुछ देख लिया। अगर ये प्रॉफिटेबल है तो 11% वाला रूल, अगर ये नॉट प्रॉफिटेबल है तो वो 60 लाख 84 लाख वाला रूल। जो भी करके रिलायंस का मैक्स एमआर आता है 10 करोड़ और जियो का मैक्स एमआर आता है 12 करोड़। तो ये बंदा मिस्टर ए जो है, ही कैन रिसीव एमआर फ्रॉम रिलायंस एज वेल एज जियो बोथ कंबाइंड ओनली अप टू 12 करोड़। मतलब ये दोनों में से जो हायर लिमिट है ना मैक्स वाला, तो अप टू 12 करोड़ वो दोनों कंपनी से इन एग्रीगेट छीन सकता है। ओके, फिर पार्ट 3 तो बहुत सिंपल है, प्रोविजंस एप्लीकेबल टू पार्ट 1 एंड 2। अगर तुम पार्ट 1 एंड 2 में फॉल होते हो तो अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन अंडर पार्ट 1 एंड 2 शैल बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय ओआर एट जनरल मीटिंग। कुछ भी हुआ ना, ओआर पास कर लेने का, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में फॉलो हो रहा है तो। एंड ऑडिटर सेक्रेटरी या पीसीएस शैल सर्टिफाई दैट शेड्यूल 5 हैज बीन कंप्लाइड विद, और वो ही सर्टिफिकेट सेम वापस एमआर 3 के साथ अटैच करके दे दो। फॉर योर इन्फो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सम सॉल्व करने के लिए, थिंग्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम एमआर मतलब पे बिंदास में क्या क्या आता है, पूरे चैप्टर को क्लब किया है। तो पहला अभी हमने देखा, ऑल परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 4 ऑफ पार्ट 2। फिर सिटिंग फीस जो है ओवर एंड अबव बिंदास पे करो उसको, एमआर में वो नहीं आएगा। फिर फी पेड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, वो भी एमआर में नहीं आएगा, प्रोवाइडेड उसके पास क्वालिफिकेशन वगैरह है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्रीमियम इफ ही इज नॉट गिल्टी। इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्रीमियम उसके लिए भरा ना कंपनी ने, और अगर वो गिल्टी नहीं निकला तो ठीक है, बिंदास करो। अगर वो गिल्टी निकला होता तो उसको हम एमआर में इंक्लूड कर देते। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी वो मॉक वाला देखा अपन ने क्वेश्चन, उसमें क्या था कि पहले 84 लाख का अपन ने इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से लिमिट निकाला, 84 लाख का इंटू 8/12 किया था, ये अपना मॉक का क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू। तो 84 इंटू 8/12 किया, ठीक है। अब वो एमआर हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या पूछा है, एमआर के ओवर एंड अबाउ का भी अमाउंट पूछा था, तो हमने ये परक्विजिट्स ऐड किया, एन्युटी फी वाला, सिटिंग फी हमने ऐड किया, ये प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला ऐड किया। अगर ये इंश्योरेंस प्रीमियम दिया होता एंड इफ वाज नॉट गिल्टी तो ये भी हम ऐड करते और फिर उसको टोटल अमाउंट पे करते। मतलब ये सब एमआर में इंक्लूडेड नहीं है, ओवर एंड अबाउ ऐसा समझो कि तुमको एक बोनस मिल चुका है। ओके, रिलायंस इनएडिक्वेट प्रॉफिट का केस है। पहली बात तो परक्विजिट्स पे किया है मिस्टर ए को, एनआरआई है वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखा ना, एक्सपेट्रिएट इंक्लूडिंग एनआरआई है, तो बेसिकली ये एक्स्ट्रा एक्सक्लूजन थे उसके लिए, मतलब एनआरआई को ये भी करेंगे अप्लाई, ये भी करेंगे अप्लाई। पहली बात तो ऐसा मत सोचना कि एनआरआई मतलब सिर्फ हम यही अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 1 लाख है, ये टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ 2 लाख है, ये टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं होता है, ठीक है। मतलब इसको मैं मेरे एमआर में इंक्लूड करूंगा। देखो टॉपिक का टाइटल क्या बोलता है, परक्विजिट्स नॉट इंक्लूडेड इन एमआर बोला है। नॉट इंक्लूडेड इन एमआर विल बी एग्जेम्प्ट वाला पार्ट, ये वाला। तो जो एग्जेम्प्ट नहीं है वो तो इंक्लूड होगा। तो यूआरपीएफ को मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ये डब्बा जो मैं ये बना रहा हूं, इसका मतलब मैंने इंक्लूड कर दिया उसको। फिर ग्रेचुइटी फॉर 6 इयर्स एट 4 लाख पर एनम, यहां पर बहुत लोगों का डंडा गुल होने वाला है। ग्रेचुइटी फॉर 6 इयर्स बोला है 4 लाख पर एनम। पहली बात तो तुमको इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, ये देखो अपना कंडीशन क्या था, ग्रेचुइटी पेएबल फॉर हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इसका मतलब क्या है पता है, देखो उसका सैलरी यहाँ पर 6 लाख पर मंथ दिया है, 6 लाख पर मंथ का अगर सैलरी दिया है तो हाफ मंथ का सैलरी कितना हुआ, 3 लाख इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, तो यहाँ पर 6 साल जो क्वेश्चन में दिया है वही लेंगे। तो 3 लाख इंटू 6 ईयर्स जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, 6 ईयर्स के लिए 3 लाख पर एनम ना। 3 लाख इंटू 6 करते हो मतलब क्या, 3 लाख पर एनम इंटू 6 हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पर उसको दिया है 4 लाख पर एनम इंटू 6, समझा। मतलब 3 तक तुमको इंक्लूड नहीं करना है, तो 1 लाख पर एनम तो इंक्लूड करेंगे ना। तो इधर क्या आएगा, इधर भी मैं डब्बा बना दूंगा, इधर आएगा 1 लाख पर एनम फॉर 6 इयर्स।
तो 3 लाख पर एनम फॉर 6 इयर्स को एक्सक्लूड करना था, तो 1 लाख पर एनम फॉर 6 इयर्स को इंक्लूड करूंगा। इधर क्या था डब्बे में, 2 लाख था, तो 2 लाख ये हो गया यहाँ पर 6 लाख। अभी तक टोटल 8 हुआ है मेरा एमआर। फिर लीव एनकैश्ड ड्यूरिंग द टेनोर, ये देखो एंड ऑफ द टेनोर बोला ना तो नॉट इंक्लूडेड होता है, बट ड्यूरिंग द टेनोर बोला है मतलब वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। टेनोर खत्म नहीं हुआ है, बीच बीच में उसने लीव एनकैश किया है, तो इन दैट केस ये भी काउंट हो जाएगा 2 लाख। अभी तक कितना हुआ, 2 हुआ, यहाँ पर 6 हुआ, यहाँ पर 2, टोटल 10 लाख हो चुका है अभी तक एमआर। फिर नेक्स्ट बच्चों का एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया है 4 सन्स के लिए 14,000 पर मंथ पर चाइल्ड। ओके, और इधर देखो लेफ्ट में लिखा ही स्पेंट 1 लाख ईच चाइल्ड पर एनम ऑन एजुकेशन। तो एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेट करने का, 12,000 पर मंथ पर चाइल्ड और एक्चुअल एक्सपेंस बोला है विच एवर इज लोअर। तो पहली बात तो मैक्स 2 चिल्ड्रन का लेना है। ओके, अब मैक्स 2 चिल्ड्रन के लिए तुम कितना यहाँ पर ये नॉट इंक्लूडेड वाले पार्ट में डालोगे, तो 12,000 पर मंथ पर चाइल्ड है, 12,000 पर मंथ पर चाइल्ड ले लो, समझो 2 चिल्ड्रन के हम ले रहे हैं, ठीक है। तो 12,000 पर मंथ इंटू समझो 12 महीने की है तो 1,44,000, और समझो और 2 चाइल्ड है मतलब 2.88 लाख हुआ यहाँ पर। और एक्चुअल एक्सपेंस 2 चाइल्ड के लिए, 2 चाइल्ड के लिए कितना एक्चुअल एक्सपेंस किया है, 2 लाख, क्योंकि देखो इधर 1 लाख पर एनम पर चाइल्ड बोला है ना, तो उसने 2 लाख का एक्सपेंस किया। विच एवर इज लोअर कितना आता है, 2 लाख आया, तो इन दिस केस 2 लाख जो विच एवर इज लोअर है दिस विल हैव टू बी एक्सक्लूडेड, मतलब ये 2 लाख जो है दिस वोंट बी इंक्लूडेड। ओके, अब चेक करो 2 लाख तो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, चेक करो उसको मिला कितना है, उसको मिला है 14,000 पर मंथ पर चाइल्ड। तो 14,000 करो, 14,000 इंटू 12 करो इंटू 4 करो, कितना आता है 14,000 इंटू 12 इंटू 4 आया मेरे को 6,72,000, मतलब उसको 6,72,000 मिला था, ठीक है, उसमें से हमको एक्सक्लूड करना है 2 लाख, तो 4,72,000 विल बी एडेड हियर, 4.72 लाख। ये हो गया चिल्ड्रन अलाउंस वाला पार्ट। ओके, फिर फाइनली यहां पर लिखा है हिज सैलरी इज 6 लाख पर मंथ, तो ही वॉज एम्प्लॉयड फॉर 12 मंथ्स बोल के रखा है, तो 6 लाख इंटू 12 करो, कितना होता है 72 लाख। अब सबका टोटल मारो, तो इधर 4.72 लाख था और ये ऊपर 10 था, मतलब 14.72 लाख प्लस 72 लाख, कितना होता है देखो 86.72 आएगा।